नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीसीएस एडुकेयर की तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप यह वीडियो प्रस्तुत है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। इतिहास के पन्नों से गायब है जो स्वर्णिम अध्याय, भारत माँ के वो सपूत जो स्वतंत्रता के थे पड़े आए, विस्मृत जिनको करना उनकी कुर्बानी से है अन्याय, मौत जिन्हें ना मिटा सकी वो रहस्य जो सबको उलझाए। चंद्रचूड़ और अनुज का जीवन जिनके नाम समर्पित है, आज उन्हीं की गाथा गाकर मेरा हृदय भी गर्वित है, मेरा हृदय भी गर्वित है। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत माँ के सबसे महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी को आखिर इतिहास ने क्यों भुला दिया? ऐसा क्या हुआ कि उनका जीवन तो रहस्य था ही, उनकी मृत्यु का भी रहस्योद्घाटन आज तक संभव नहीं हो पाया? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। What happened to Bose? He was finally strangled to death using a plastic bag. All right? Here is a man who gives you your freedom, and what do? You let him be tortured. You let him be strangled to death, and you and I do nothing about it for all these years. And to make sure that you don't do anything about it, you are fed the story, oh, he died in an air crash. And that rascal Stalin, this is the exact words of Jawaharlal Nehru, that rascal Stalin has got the custody of Subhash Chandra Bose alive. And he wants to know what is to be done. I think that because Britain declared Subhash Chandra Bose as a war criminal, it is your responsibility to deal with him. मित्रों, अभी अभी आपने जीडी बख्शी जी को सुना और सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुना। जी हाँ, दोनों ही देश के जाने माने चेहरे हैं, बराबर टीवी पर आते रहते हैं, तो आप सब उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसी उम्मीद है। इस वीडियो में हम अनुज धर जी को भी सुनने वाले हैं, जो कि पूर्व पत्रकार हैं, मिशन नेताजी के फाउंडर हैं और 20 सालों से जो अपने मित्र चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलकर नेताजी पर शोध कर रहे हैं। जी हाँ, नेताजी से जुड़े हुए रहस्यों पर वो 4 किताबें लिख चुके हैं, जिन्हें सभी भारतीयों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है, जिसको आधार बनाकर द ताशकंद फाइल्स जैसी बेहतरीन मूवी बनाई जा सकी है। इन्हीं के प्रयासों से गवर्नमेंट ने नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी फाइल्स को डिक्लासिफाई भी किया, पब्लिक भी किया। तो सभी भारतीयों को अनुज धर की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए और उन्हें सुनना भी चाहिए। तो इस वीडियो में हमें अनुज धर स्वयं बताएंगे कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए, जैसा कि गवर्नमेंट मानती है और हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है, या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि रूस में स्टालिन के द्वारा नेहरू जी के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई, या फिर जो सबसे रहस्यमय थ्योरी है कि गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी भारत लौटे और 1985 में फैजाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपका सबसे बड़ा मिथक तोड़ते हैं कि आज़ादी हमें अहिंसा, गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस की बदौलत मिली। जी नहीं दोस्तों, मेरी नज़र में आज़ादी के सच्चे नायक सुभाष चंद्र बोस जी थे और उन्हें ही राष्ट्रपिता कहलाने का सच्चा हक है। इसे साबित करने के लिए अभी हम सुनेंगे जीडी बख्शी की जुबानी उन्हीं के किताब का कुछ अंश। Justice Chakrabarti asked Clement Attlee, why then did you leave in such a tearing hurry in 1947, just 2 years after you had won the Second World War? If you had lost, it was understandable, but they had won the Second World War. Why did you leave in such a tearing hurry? Do you know what Clement Attlee replied? 3 words: Netaji Subhash Chandra Bose and the INA. We were not sure thereafter of the loyalty
of the 2.5 million Indian troops who were being demobilized. The intelligence reports indicated that the Indian soldiers would refuse to obey their British officers, that there was anger building up in the Indian legions. And they decided that there was the mutiny of 46. There was the mutiny in the Navy, the Air Force, the Army. And the British decided to cut their costs and leave with dignity while it was still possible. Leave with dignity while it was still possible. They left in a very tearing hurry. Justice Chakrabarti, being a judge, a very learned judge, then asked a second question. He asked him, what then was Mahatma Gandhi's non-violent freedom struggle's role in the grant of independence to India? He says, and I quote, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelt out the words M-I-N-I-M-A-L. Minimal. Minimal! यहाँ आपको बता दूं कि पीबी चक्रवर्ती बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे जब क्लीमेंट एटली आज़ादी के बाद भारत आए थे। जी हाँ, क्लीमेंट एटली वही हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। तो अभी आपने सुना कि आज़ादी के असली नायक कौन थे। अब सुनिए नेताजी के बारे में और कुछ। देश के पहले प्रधानमंत्री वास्तव में थे। आप पूछेंगे कैसे? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। इस सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के सही मानों में, और जो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी और एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, सिंगापुर में उसे मान्यता दी थी 11 देशों ने, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली और इसमें रूस भी शामिल था जो कि एलाइड साइड पे था। इन्होंने मान्यता दी थी इस देश को। अमेरिका की जो आज़ादी का दिवस वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई वो दिन नहीं था जिस दिन अंग्रेज गए। 4 जुलाई वो दिन था जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। गांधी जी को, नेहरू जी को पूरा उनको जो है उसकी शोहरत दी गई और सारा कहा गया कि इन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि जो नेताजी का इतना अहम रोल था जो मैंने बयान किया वो तो दबा दिया गया ना। किस इतिहास की पुस्तक में, किस इतिहास की पुस्तक में है साहब ये रोल? ये तो बहुत ही दुख की, बहुत ही क्लेश की बात है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार इतिहासकारों ने सुभाष चंद्र बोस का महत्व बताने में इतनी ज़्यादा कंजूसी क्यों की? आइए ने और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को इतने कम शब्दों में कैसे समेट दिया गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच बढ़ता तनाव या फिर मतभेद कह सकते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, आज 125वीं जयंती है, तो सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, लेकिन यह कोई नहीं बताएगा आपको कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी और गांधी जी उनको बचाने में नाकाम रहे थे और समझौता करके चले आए थे इरविन के साथ, तब सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि गांधी जी अपना समझौता तोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ता गया। 1938 और 1939 में 2 बार लगातार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 1939 में जब वो दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी ने अपने समर्थन के साथ पट्टाभी सीतारमैया को आगे कर दिया और उन्हें ही जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि का भी समर्थन प्राप्त था। जी हाँ दोस्तों, इन सब के समर्थन के बावजूद सुभाष चंद्र बोस आखिरकार चुनाव जीतने में सफल रहे। दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुए हालातों के मद्देनजर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे और देश की माटी से बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि 1942 में इसी मंतव्य के आधार पर उन्होंने
भारत छोड़ो आंदोलन को खड़ा जरूर किया, जो कि एक तरह से असफल रहा ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर जो नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में उनको पहले ही कुचल दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी और नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद और ज़्यादा बढ़ता गया और मजबूरन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो विदेश चले गए और वहाँ से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास जारी रखा। किस प्रकार से वो हिटलर से मिले, किस प्रकार से उन्होंने यूरोपीय समर्थन जुटाया, यह सब देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उनका बचपन और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। कीजिए, यहाँ फिर से बता दूं कि नेताजी के मौत से जुड़ी 3 प्रकार की थ्योरीज हैं। पहला दावा यह है कि वो एयर क्रैश में मारे गए, जो गवर्नमेंट भी मानती है। दूसरा दावा यह है कि वो रसिया में स्टालिन के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तीसरा दावा यह है कि फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में वो रहते आए। तो आइए अनुज धर जी से स्वयं जानते हैं इन तीनों थ्योरीज के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है कि 7 और 9 अगस्त 1945 को जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिकन्स ने एटम बम फेंके थे, और वो जो एटम बम फेंके थे उसके एकदम थोड़े दिन के बाद में 15 अगस्त 1945 को जापान ने अनाउंस कर दिया कि वो सरेंडर कर देंगे अलाइड फोर्सेस को। तो 15 अगस्त को जब ये खबर आती है कि वो सरेंडर करने वाले हैं, अलाइड उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो सरेंडर कर देंगे, सुभाष बोस जो लड़ाई लड़ रहे थे उनकी सपोर्ट सिस्टम जो बैकअप था वो सारा का सारा आपका जापान से था। और उन्होंने फिर कहा कि अब हमारा एक्शन क्या है। तो जैसे नेताजी के बारे में कहते हैं कि वो आईएनए के लीडर थे, सुभाष बोस आईएनए का लीडर नहीं था। सुभाष बोस वाज द लीडर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उस गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की मिलिट्री विंग का नाम आईएनए था। उसके अंदर बैंक थे, उसके अंदर डिपार्टमेंट थे, उसमें इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट था, पूरी एक फंक्शनल गवर्नमेंट वहां चल रही थी। उस गवर्नमेंट के हेड थे, इसलिए आजकल कहते हैं कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री वो थे। तो उसमें जब वो कहा कि इसको कैसे हम लोग सरेंडर करें, क्या मोडालिटीज होनी चाहिए, पूरी जब फौज सरेंडर करती है या पूरी गवर्नमेंट सरेंडर करके कहाँ करें, सिंगापुर माने कहीं और करें, तो ये सारी बातें डिस्कशन उन्होंने करनी थी। तो ये कहा जाता है कि जब 15 अगस्त को खबर मिली उनको कि जापान ने बोल दिया कि अब हम सरेंडर कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर सकते, हमारी सिटी उड़ चुकी है एटम बम से, तो तब वहां पे उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर के आसपास कहीं थे, उनकी गवर्नमेंट का वो टेम्पररी हेडक्वार्टर था, वहां से फिर वो जहाज में बैठे और वो टोक्यो की तरफ को रवाना हो गए। और उनका एम ये था कि वो डिसाइड करेंगे कि कैसे बात करेंगे लोगों से, जापानी जो टॉप लोग लीडरशिप से, कि हम लोग कैसे सरेंडर करें, आपके साथ करें या अलग से करें, बिकॉज हमारी एक अलग गवर्नमेंट है। तो मोडालिटीज का डिस्कशन करने के लिए वो जापान की तरफ को उन्होंने जाना शुरू कर दिया। उस जमाने में जहाज जो थे, आपको पता है कि इतनी लंबी फ्लाइट नहीं लेते, तो तोड़ के जाते थे कि 200-250 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये उनका जैसे 17 अगस्त 1947 की सुबह जब वो साइगोन शहर, आजकल का जो होची मिन सिटी है वियतनाम में, वहां पे लैंड करने के टाइम की उनकी फोटोग्राफ है, ये आखिरी फोटोग्राफ उनकी मानी जाती है। और अपना उनका जहाज था, उसमें कुछ लोग थे और ये कुछ जापानी थे, कुछ सुभाष बोस के खासम खास लोग थे, प्रीतम सिंह थे, गुलजारा सिंह थे, आबिद हसन, हबीबुर रहमान और इस तरह की जो उनके उस जमाने में जो और उनका सबसे जो मिलिट्री का जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर था वो थे जनरल जेके भोसले। और भोसले 16 को हट गए थे, 17 तक वो नहीं थे, लेकिन 16 तक जनरल भोसले भी उनके साथ में रहते, जो आईएनए के चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो ये उनके खासम खास लोग और ये सब ये लोग इन्होंने जापान की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया। और वहां कहा जाता है कि वहां पे जापान में उनकी जब वो जा रहे थे तो उसका रूट जो है वो ताइवान के थ्रू है। तो ताइवान में बीच में प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पे उनकी 3rd डिग्री बर्न से जल करके उनकी डेथ हो गई है। तो ये आपकी प्लेन क्रैश की थ्योरी जो है उनकी, और जापान ने ये रिलीज की और ये होती। अब मैं आपको उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन नहीं तो वो कहीं और चली जाएगी। उस की थ्योरी का जो एविडेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड उस पर क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है वो पंडित नेहरू ने 1962 या 1955-56 में लिख दिया था। और एक बार जो उनके श्री मुख से निकल गया, इसको जो आज के जमाने में हम लोग कहते हैं कट एंड पेस्ट मेथड, उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कट एंड पेस्ट ये उसी को चलाए जा रहे हैं। तो पंडित जी का जो लेख है यहाँ पे, यही आज की गवर्नमेंट का भी स्टैंड है, मोदी गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही है। क्योंकि मैंने कहा ना, जिस चीज को आज के जमाने में हम कट एंड पेस्ट कहते हैं, ये उसके गुरु हैं, ये कट एंड पेस्ट करने वाले। तो पंडित जी ने ये उसमें लिख दिया। जब इनसे पूछा गया 1962 में कि सुभाष बोस के मरने का क्या प्रूफ है आप लोग के पास में कि उसकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई, तो उन्होंने पहली बात एडमिट करी कि कोई डायरेक्ट और प्रिसाइज प्रूफ नहीं है। तो ये वो एडमिट कर रहे हैं डायरेक्टली, प्रधानमंत्री भारत के, जो खुद एक
उनको वकालत की बहुत उनको उन्होंने पढ़ी थी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके मरने का प्रिसाइज और नहीं है, लेकिन देयर इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दैट ही डाइड, कि कुछ लोगों ने कहा था हमने वो, क्योंकि ये पूरी कहानी उनके मरने की थी वो बेसिकली वर्बल कुछ आई विटनेस अकाउंट ने बोली थी, उसका कोई अदरवाइज कोई एविडेंस बाय वे ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिजिकल डेड बॉडी उनकी मिली नहीं। डेड बॉडी की फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको मैं, तो उसका सिर्फ एक ही एविडेंस था, वो एविडेंस था कि उनकी जो कुछ वर्बल लोगों ने बोला कि ये प्लेन क्रैश हुआ, उसमें डेथ हुई है। तो पंडित जी लिखते हैं जो गवर्नमेंट का व्यू है कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और एक और रीजन है कि व्हाई वी शुड बिलीव दिस इज ट्रू, कि अगर वो जिंदा है तो बाहर क्यों नहीं आते। तो इसके बेसिस पे भारत सरकार ने ये कंक्लूड कर लिया कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में, जैसा बोला जाता है, उसमें हो गई थी। और जैसे कि ये अब ये ना कि सारी जो कहानी है, मैंने कहा कि ये अपनी आई विटनेस अकाउंट पे बेस्ड है, इसमें कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं है, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं लेके एक ली गई, वो आपको दिखाऊंगा, और वही उनकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया ताइवान में। उसके बाद में उनकी एशेस को लेकर के उन्होंने जापान भेज दिया, और जापान में वहां पे कोई रनकोजी टेम्पल नाम की जगह थी टोक्यो के पास में, उसमें वहां पे अस्थियों को रखा था, अभी भी वहां पर पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से, और ये कि उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसके बाद में जब ये खबर यहाँ मिली है, और तो पहले दिन से ही उनको डाउट हो गया अंग्रेजों को, भारतीयों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो रोना पीटना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो उनको ये बेसिकली अमेरिकन और ब्रिटिश ने डाउट स्टार्ट किया कि ये कुछ गड़बड़ है, कि क्योंकि अगर सुभाष बोस 18 अगस्त सन 45 को नहीं मरते तो शायद 4-5-6 दिन बाद ये इनके अंग्रेजों के हाथ में चढ़ जाते वो। तो गलत, बड़ा मरने का टाइम बड़ा गलत था कि आप जिस दुश्मन को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो आपके हाथ आने वाला, खबर आती है साहब वो तो मर गया, तो उसमें बहुत से मल्टीपल पॉइंट थे कि वो खबर उन्होंने बहुत लेट अनाउंस करी, और उसमें तो एनी हो, तो उन्होंने इंक्वायरी वो यहाँ पे एक के बाद उस पर हुई है, अमेरिकन हुई है, ब्रिटिश हुई हैं। और सुभाष बोस की डेथ पे जो बेसिक इंक्वायरी हुई थी वो दिल्ली में, यहाँ उसका हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का उस जमाने में, जो अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, वहां पे एक कंबाइंड सेक्शन बनाया गया था आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में। उसके अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के और बाकी लोगों को लिया गया जिनकी एक्सपर्टीज थी, डोमेन एक्सपर्ट थे, वो सुभाष बोस में एक्सपर्ट थे, वो इंटेरोगेशन में एक्सपर्ट थे, वो सिंगल्स के एक्सपर्ट थे। इन्होंने वो टीम जो बनाई है कंबाइंड सेक्शन, वो कंबाइंड सेक्शन जाकर के उसने इंटरोगेशन करनी शुरू करी लोगों की, उसने इंक्वायरी करी, और उनकी रिकवरी में बहुत से डाउट सामने आए। मैं आपको उसमें से 2-4 दिखाऊंगा कि वो उन्होंने कहा कि ये खबर ठीक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये सिग्नल पिकअप करने शुरू कर दिए कि जो ये थ्योरी दी जा रही है कि सुभाष बोस टोक्यो की तरफ को जा रहे थे सरेंडर की बात करने, उसमें तो ये निकल के आ रहा है कि वो आदमी रूस की तरफ को जा रहा था शेल्टर लेने के लिए। तो ये कहानी में कुछ गड़बड़ है, जापानीज जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें रिपोर्ट्स में, लेकिन मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आखिरी वाली, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये उनकी डेड बॉडी की फोटोग्राफ है। अब इसे क्या साबित होता है कि इसके मतलब कपड़े के नीचे कौन है, तो इसे तो आप कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उसी दौरान में पहले आपको मैंने पंडित जी का दिखाया था, और जब ब्रिटिश जो इंक्वायरी इन्होंने करी है यहाँ पे, जिसका मैंने कहा कि जो कंबाइंड सेक्शन जो उसका इंचार्ज था, उसका डब्ल्यू पैकराइट उसका हेड था, उसमें फिलिप फिनी थे, उसमें राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, तो ये बड़े बड़े उस जमाने के अफसर अंग्रेजों के आईबी के, और जिनको बड़ी एक्सपर्टीज थी इन काम में। उन्होंने जब उनको कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ करना शुरू की कि ये कहानी झूठ है, तो उन्होंने अमेरिकन से कंफर्म किया कि देखो वो जो ताइवान नाम की जगह है, ताइपे, जहां प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पे आप लोगों ने कब्जा किया है। इनफैक्ट तो पहली इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ में वो अमेरिकन आर्मी ने स्टार्ट की थी। वो जो मेन विटनेस, क्योंकि पूरी कहानी इसेंशियली आई विटनेस पे बेस्ड थी, उन आई विटनेस में से जो स्पेशल आई विटनेस था उसका नाम था हबीब रहमान, जो सुभाष बोस का एडीसी था। तो इन लोगों ने ही हबीब रहमान को अरेस्ट किया, उसकी इंटरोगेशन की, उसके बाद उसको हैंडओवर किया ब्रिटिश को। तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास में जरा आप लोगों ने तो इंक्वायरी की होगी, तो प्रॉपर एविडेंस होंगे, तो आप बताइए आपका असेसमेंट क्या है। तो ये आपका जवाब है 20 जून सन 46 का वॉर डिपार्टमेंट, इसको आजकल पेंटागन कहते हैं, उस जमाने में वॉर डिपार्टमेंट था, तो ये पेंटागन का जो है 20 जून सन 46, इसका मतलब मरने के ऑलमोस्ट 8-9-10 महीने बाद। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि माधवा सिंधिया के मरने के 8 महीने बाद अगर ऐसा डॉक्यूमेंट निकल गया तो क्या देश में होगा। और ये लिख के बोल रहे हैं यहाँ पे, a search of the files in the intelligence divisions reveals that there is no direct evidence that Subhash Chandra Bose was killed in a plane crash despite the public statement of the Japanese to that effect. So that means जो पंडित जी भी एडमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं कि डायरेक्ट एविडेंस उसके मरने का नहीं है। अब ये है फाइनल रिपोर्ट जो कंबाइंड सेक्शन जो मैंने आपको बताया उसकी जो अवेलेबल है, और भी रिपोर्ट होंगे लेकिन ये आखिरी रिपोर्ट अवेलेबल है डिक्लासिफाइड। दिस इज वेरी नाइस रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट को मैंने एक फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को दिखाया था, उसने मुझे बहुत अच्छा लेक्चर दिया उसके बाद में। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि अगर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, अगर वो एक बात को बोल रहे हैं, इट इज 100% ट्रू।
ओनली थिंग लीगली आप उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। दूसरा तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है कंबाइंड सेक्शन की, इन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से निकाल के उन्होंने सारों ने कन्वर्ज किया, और ये आपके सामने उसका मैं जिस दिखा रहा हूँ कि क्या वो कंबाइंड सेक्शन की रिपोर्ट बोल रही है। पहली बात ये बोल रहे हैं, इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ वर्क ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया, कि सुभाष बोस और उसके जो लोग थे रशिया जाने की, और ये इसका मतलब ये है कि जापान ने वो झूठ बोला है कि वो टोक्यो आने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये यहाँ लिख रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड विटनेस हैं, आई विटनेस अकाउंट, उसके बारे में लिख रहे हैं कि हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजारा सिंह एंड हसन हैव ऑल बीन एग्जामिन्ड एंड अपीयर टू हैव लाइड, कि वो झूठ बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से प्रीतम सिंह की डेथ 2010 में हुई है, वो जो छाती ठोक के बोला कि नेताजी रूस में गए, कोई प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई, ही वाज अलाइव, ही डाइड इन 2010, बाकी की अलग अलग कहानी है। तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत से उन्होंने और भी डायमेंशनली, जो आखिरी इस पूरी रिपोर्ट का जो आखिरी पन्ना है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसमें इन्होंने रशियन सोर्सेस को कोट करा है कि रशिया के हाईएस्ट लेवल के जो डिप्लोमेटिक जो सोर्सेस हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आदमी जिंदा हमारे पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये बोल रहे हैं कि इन्फॉर्म बाय द रशियन एम्बेसडर इन काबुल दैट देयर वर मेनी कांग्रेस रिफ्यूजीज इन मॉस्को एंड बोस वाज इंक्लूडेड इन देयर नंबर, देयर इज लिटिल रीजन फॉर सच पर्सन्स टू ब्रिंग बोस इनटू फैब्रिकेटेड स्टोरीज। ऑब्वियसली कोई भी आदमी जो एम्बेसडर के रैंक का है वो बाजार गॉसिप पे नहीं इंडल्ज करेगा। नीचे लिख रहे हैं बाद में, मोराडोफ द रशियन वाइस काउंसिल जनरल डिस्क्लोज्ड इन मार्च that Bose was in Russia, where he was secretly organizing a group of Russians and Indians to work on the same lines as the INA for the freedom of India. और ये 8/4/46 का ये डॉक्यूमेंट है। कैन यू इमेजिन, इवन ये लोग मेंशन कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ इंडिया, और ये जबकि इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड है जमाने का। तो इस तरह के मैं आई कैन शो यू 100 डॉक्यूमेंट्स, इवन जेके भोसले की रिपोर्ट अवेलेबल है, क्या उसने बोला, इंट्रोडक्शन बोला उसने, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि द इंटेलिजेंस एजेंसीज हु इंक्वायर्ड इनटू द होल इशू, उन लोगों ने वो दे वर नॉट क्लियर, इनफैक्ट दे बिलीव दैट दिस मैन डिड नॉट डाई, उसके लिए मल्टीपल एविडेंस है, बट दिस इज वन। अब लेकिन हम उसको कहानी को वहां छोड़ दो, जो बात हुई वो बहुत पुरानी बात। अब हम आते हैं हमारे टाइम में क्या हुआ, हम लोग क्यों आप और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको आगे। इस पूरे केस में जो नया डायमेंशन आया है, जो ये केस पूरा खुलना शुरू हुआ, उसकी कहानी जाती है 97 तक। 97 में हमारे देश में आपको पता है कि आजादी के 50 साल पूरे होने थे, और सुभाष बोस के 100 उनकी बर्थ एनिवर्सरी, वो 1897 को उनका बर्थ है। तो उसमें वो इन दोनों को लेकर के सरकारों में बहुत से लोगों ने बोलना शुरू करा कि आप कुछ कीजिए, कि करना चाहिए। तब वहां पे एक डिमांड उठती है कि किसी ने बोला कि नेताजी की अस्थियां पड़ी हैं जापान में, आप लोग उनकी अस्थियों को लेकर नहीं आते, बड़ा अपमान हो रहा है उनका। हुआ यह कहता कि उस जमाने के जो रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, वो शायद आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस और व्हाटएवर ही सेड कि मैं लेकर आऊंगा हड्डियां, तो इसलिए वो PIL डाल दी। और जब ये कोर्ट केस में गया तो वहां के उस समय चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के पापा शंकर मिश्रा जी, अब नहीं है, मैं उनसे मिला भी था बाद में, बट मैं कोर्ट ऑर्डर कोर्ट करूंगा, उन्होंने जो मुझे बोला उसको मैं छोड़ देता हूं। तो पापा शंकर मिश्रा जी ने बोला कि मैंने सरकार के वकील से, उस जमाने में देवी गौड़ा की गवर्नमेंट थी, तो उसमें फिर पापा शंकर मिश्रा जी बोले कि हमने गवर्नमेंट के वकील को पूछा कि आपका गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। ये आपको मैं कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट कर रहा हूं, मैंने कहा कोई थ्योरी मेरे नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको पूरी जनरल बात बताऊंगा मैं। तो उसमें ये निकल के आया कि उन्होंने, सरकारी वकील ने ऑन रिकॉर्ड पे कहा कि वो क्लेम करते हैं प्लेन क्रैश में मरे थे, लेकिन प्लेन क्रैश की बहुत पूरी कहानी के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से कंट्राडिक्टरी वर्जन्स हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो रहमान था, वो आज कुछ बोल रहा, परसों कुछ बोला, तरसों कुछ और बोल रहा, उसके हर जगह एवरी टाइम ही ओपनड हिज माउथ देयर वाज सम प्रॉब्लम, कि जो आज बोल रहे हैं वो कल कुछ और बोलेंगे। इसका मतलब आप जो बात रिकॉल कर रहे हैं वो आपकी मेमोरी के नहीं है, वो मेड अप है। और इनफैक्ट उसने बहुत से लोगों को प्राइवेटली, जिसको जर्नलिज्म में कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उसने बहुत लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि मेरे को जो हुक्म हुआ है मैं वो कर रहा हूं, मैं उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फॉर्मली वो ये बोलता था कि प्लेन क्रैश में डेथ होगी, लेकिन एवरी टाइम ही ओपनड हिज माउथ। तो सारी रिपोर्ट्स में ये डिटेल्स हैं कि इंटेलिजेंस की आदमी सच नहीं बोल रहा है। तो ये तो जब पापा शंकर मिश्रा जी ने फिर ये जब उनसे पूछा सरकार से, सरकार ने कहा कि ये तो क्लियर नहीं है और कंफ्यूजन है उसमें, तो कहा जी आप खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें लूप होल्स हैं, एविडेंस क्लियर नहीं है, तो डू एन इंक्वायरी अबाउट दिस केस। तो उन्होंने 1998 में एक ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट में, पापा शंकर मिश्रा जी की जो हेडिंग जो बेंच थी चीफ जस्टिस की, उसने ये ऑर्डर दिया कि आप इस पे एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं। वो ऑर्डर हुआ और उसके बाद में दिल्ली में मीटिंग हुई। बाई चांस जब तक ये ऑर्डर आता है तो अटल जी की गवर्नमेंट बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि केस पहले लग चुका था। ऑर्डर के आते आते अटल जी गवर्नमेंट थी और दिल्ली में मीटिंग हुई, उसमें आपके अडवाणी जी थे, बिकॉज ये पूरा मुद्दा सुभाष बोस का इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, होम मिनिस्ट्री का, तो वो नोडल मिनिस्ट्री मानी जाती है इस केस में। तो अडवाणी जी थे मीटिंग में, आपके उस जमाने के होम सेक्रेटरी थे और सोली सराब जी, सब लोग। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ये जो है इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनानी चाहिए। और पहले मेरे ख्याल से नाम था जस्टिस थॉमस का,
जस्टिस थॉमस थे वो उनका कि वो बनेंगे हेडिंग करेंगे, लेकिन बाद में शायद थॉमस अवेलेबल नहीं थे, तो जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उनको बोला गया कि आप इसकी इंक्वायरी की हेडिंग करें, और 1999 में एक जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन बनाया गया। इसलिए आपको ये डिटेल दे रहा हूं कि बहुत से लोग, खासकर मेरे पत्रकार बंधु, ये लिख देते हैं क्लेम में कि बीजेपी ने कमीशन बनाया था। कमीशन बीजेपी ने नहीं बनाया था, कमीशन हाई कोर्ट के ऑर्डर में बनाया था। हाँ, ये फर्क जरूर है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो बनने नहीं देती वो लोग, क्योंकि केस पहले हो चुका है ऐसा। हाँ, तो इतना उनको पॉइंट आप देंगे, 50%, 100 में से 50 अंक मिलते हैं कि उन्होंने कमीशन बना दिया। अगर कांग्रेस के लोग होते तो कभी कमीशन नहीं बनता इस देश में। तो ये जब ये कमीशन 99 में बना है, तो जस्टिस मुखर्जी ने पूरी इंक्वायरी करी 4-5 साल तक, और उन्होंने ये जो उसका, ये जस्टिस मुखर्जी साहब पढ़े, तो उन्होंने ये उसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट मेन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। आदमी झूठ बोलता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वो सब डिटेल डाला कि ये सारी कहानी सुभाष बोस की डेथ की और प्लेन क्रैश की, वो सुभाष बोस और उसके जापानीज फ्रेंड्स ने नकली स्टोरी को प्लांट किया गया था। किसी और आदमी की डेड बॉडी को सुभाष बोस की बॉडी बना करके जलाया गया, तभी उसकी फोटोग्राफ नहीं ली गई, और वो आदमी बेसिकली रूस जाने की प्लानिंग कर रहा था और वो वहां से भाग गया। लेकिन वो रूस में पहुंचा नहीं पहुंचा ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो रशियन के जो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे नहीं कराए गए। तो लेकिन ये कहानी उसने बोल दी कि ये पूरी कहानी प्लेन क्रश कहानी, ये प्लांटेड स्टोरी थी और सुभाष बोस नहीं मरा 45 में, और वो आगे निकल गए थे। 1947 के बाद से भारत सरकार को ताइवान के नाम से एलर्जी है कि इंक्वायरी हम करेंगे, मतलब मर्डर हुआ नागपुर में, इंक्वायरी होगी रांची के अंदर, कि ताइवान में इंक्वायरी नहीं करनी। तो पहले भी कमेटी कमीशन बनाए थे पब्लिक प्रेशर में, तो वहां इंक्वायरी उन्होंने करने से मना कर दिया। यहां भी कमाल की बात है कि यही इस बार भी जब ये कमीशन बनाया तो ये लोग उसको ताइवान जाने से मना कर रहे थे कि वहां मत जाना भैया, वहां इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा एक्टिव था, मैं जर्नलिज्म मैंने अप्रोच किया और मैंने उनकी गवर्नमेंट के, उनके प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी भारत के बिहाफ पे कि मैं यहाँ के लोगों को बहुत इस इशू को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उनके राष्ट्रपति महोदय ने, शुबियान उनका नाम था, चीशू, मैं उनका नाम भूल गया, बहुत 2002 की बात है, तो उन्होंने उन जमाने के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर और उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री थी, उसको फॉरवर्ड किया। उन्होंने मुझे ईमेल में आंसर कर दिया कि भैया यहाँ पे तो पूरे महीने में प्लेन क्रैश, कोई क्रैश नहीं हुआ, और वो तो कोई अमेरिकन प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें POWs मरे थे, तो ये कंफर्म नहीं है मरने का। वो फिर मैंने कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया, फिर उन्होंने कंफर्म किया, और ये कहानी निकल गई कि जो ताइवान गवर्नमेंट है उसने तो कम से कम मना कर दी कि भैया प्लेन क्रैश वहां हुआ नहीं। तो ये इनका, तो अगर कोई और देश होता तो इसी में बवाल मच जाता, लेकिन हमारा कुछ हिसाब किताब उल्टा है। उसके बाद में जस्टिस मुखर्जी ने मतलब जैसे कि आपको मैंने बोला कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, और उसके अलावा और भी बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं, भारत सरकार के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें देखिए ये साफ लग रहा है कि ये जो हड्डियां जो बोली जाती हैं, ये उसकी फोटोग्राफ्स है, जो सुभाष बोस की सोकल हड्डियां, कि ये हड्डी सुभाष बोस की नहीं है, ये अस्थियां हैं, ये जो जापान में रंगोजी टेम्पल में रखी हैं, ये एक जापानी सोल्जर इचूरो उकोरो की हड्डियां हैं। उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था, तभी उसको शक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने कवर करके फटाफट फूक दिया और बोल दी सुभाष बोस मर गए। तो ये जब ये हड्डियों को उन्होंने खोल के फोटो ली, और एक और इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि ये हड्डियां जापान के पास में नहीं है, वो हमारी कस्टडी में, हमारा एम्बेसी इस चार्ज में है। 51-52 में हमने उसका चार्ज ले लिया था, और प्रीस्ट को हम कुछ पैसा देते हैं, तो फिजिकल पोजीशन उन लोगों के पास में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिमेन्स ऑफ नेताजी विच आर नाउ इन जापान। उससे सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग बड़े अकलमंद हो जाते हैं कि सब डीएनए टेस्ट क्यों करवाता है, बेकार की इंक्वायरियां कर रहे हो। तो हमें भी पता है, हमें थोड़ा बहुत हमको भी पता है साइंस की डीएनए क्या होती है। तो ये जो डीएनए टेस्टिंग की जो बात हुई, तो जस्टिस मुखर्जी ने कोशिश की इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो उन्होंने बॉडी के रिमेन्स को लेकर के उन्होंने ये जो थे इनकी फोटोग्राफ्स ली, कलर, कुछ कारण थे वो उनको दिखाना नहीं चाहते थे। ये जब जस्टिस मुखर्जी खुद गए जापान में, मंदिर में गए, रंगोजी टेम्पल में, तो कुछ अड़चन आ रही थी, पता नहीं कि वो जानबूझ के की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन वो देख नहीं पाए फिजिकली। एनीहाउ उन्होंने कहा कि इसकी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ ली जाए, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने फोटोग्राफ ली, उनको भेजी। ये फोटो वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं उनकी हड्डियों की, और उन्होंने फिर इन हड्डियों को दुनिया के और भारत के बहुत से डीएनए एक्सपर्ट्स को दिखाया कि क्या इससे, क्योंकि आपको पता है कि हड्डी जलने के बाद में डीएनए का मिलना मुश्किल होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो जिसे डीएनए की नॉलेज है, मैं तो एक ले पर्सन आपको सिर्फ बता सकता हूं कि मैंने क्या सुना एक्सपर्ट से। तो वो उन्होंने बोला कि हड्डियां जो हैं ये, तो उन्होंने काफी एक्सपर्ट्स को पूछा, तो सबने ये बात बोली कि ये हड्डियां जो है, हमारे लालजी सिंह, आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद में CTFD के थे, अब तो नहीं रहे, अमेरिकन था, एक अंग्रेज था, एक जापानियों को पूछा, एक्सपर्ट्स को डीएनए, सबने ये बात बोली कि इन हड्डियों से डीएनए निकलने के चांसेस नहीं है।
और तो ये करते करते जो अमेरिकन जज था उसने कहा कि देखो इसमें, उसने भी ये बात बोली, टेरी मिल्टन उनका नाम था, कि चांस तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं कि हड्डियों पे एक हम मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट कर दें। तो मिथोकॉन्ड्रियल इज समथिंग विच इज देयर इन योर मदर से वो सिस्टर में ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब अगर नेताजी की बहन की तरफ से कोई मिल जाए तो सैंपल अवेलेबल थे कि वो माँ से बेटी में वहां से ट्रेवल करता है, तो वो जरा अच्छा पकड़ में आता है। तो वहां नेताजी की बड़ी बहन का, लड़की और उनका बच्चे का खून का सैंपल उनको मिल गया था कमीशन को। तो उसने कहा कि मैं मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट करने को तैयार हूं, उम्मीद मुझे नहीं है कि कुछ होगा लेकिन मैं रेडी हूं टेस्ट करने के लिए। पहले आप इन हड्डियों का एंथ्रोपोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके उसकी रिपोर्ट मेरे को दें। एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा ये हड्डी आदमी की है कि जानवर की है। ये हड्डी 100% आदमी की है। ये बेसिकली क्या है कि आपके और फोटोकॉपी है, आपके स्कल का हिस्सा है ये टूटा हुआ, और ये जाबोन आपको नजर आएगा, ये जाबोन नजर आ रही है इसमें। तो ये फिर आपको एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से मालूम चल जाएगा कि आदमी है कि औरत है, ये एशियन है कि इंडियन है, इसकी उम्र कितनी थी, हाइट कितनी थी। एक्चुअली आपको डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से ये सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा कि हड्डी किसकी है, ईश्वर अकबर की, सुभाष बोस की है। तो जिस दिन अब सवाल ये, अब कोई आपसे सवाल पूछे कि नेताजी की हड्डियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होता, उसका आंसर है कि भारत सरकार नहीं चाहती है। जिस दिन मुखर्जी कमीशन ने ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोली है, विदेश मंत्रालय को, इन लोगों को सांप सूंघ गया। तो सवाल है कि नेताजी की हड्डियों का टेस्ट क्यों नहीं होता, भारत सरकार नहीं चाहती। इन लोगों को जब ये बोला जाता है 2003 में कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ, तो ये सरकार की फाइल में लिखा मिलता है। तो ये बोल रहे हैं स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट ह्यू एंड क्राई, इफ द रिजल्ट इज इन पॉजिटिव देन द एंटायर इशू विल बी रिजॉल्व्ड। और ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। इन केस द रिजल्ट कम्स आउट इन नेगेटिव as to the DNA result does not tally with the biological samples connected with relatives, one can imagine the reaction of the nation कि बेटा अगर प्रूव नहीं हुआ तो मारे जाएंगे सारे। दिस इज गवर्नमेंट स्टैंड। कमाल की बात है कि नापी के सपूत यहाँ पे ये बैठा है जो लातूर में होम मिनिस्टर जमाने में थे अपने शिवराज जी सिंह पाटिल। आप विश्वास कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन है एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। वो इंक्वायरी करते हैं किसकी, सुभाष चंद्र बोस की मरने पे। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है उसको ये एक लाइन में रिजेक्ट कर देते हैं, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश की गई थी, कोई रीजन असाइन नहीं किया। दिस इज व्हाट दे हैव रिड्यूस्ड सुभाष बोस टू। ये उस आदमी की इनके हिसाब से इंपॉर्टेंस है। पिछले 10-12 साल में दुनिया जहान भर का डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गया है, एविडेंस अवेलेबल हो गया, वो दिखाने के लिए आपके देश में जो अंग्रेज जो राज कर रहे थे, जो ब्रिटिश राज सस्टेन किया था यहां पर भी और यहां के अलावा फॉरेन कंट्री में, वो करने वाले अंग्रेज नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे। वो जो आप बदनाम करते हो ना कि डायर साहब ने गोली मारी थी, डायर ने गोली नहीं मारी थी, डायर ने हुक्म दिया था गोली मारो, मारने वाले हिंदुस्तानी थे। और हम लोगों ने पेंशन दी है उनको इंडिपेंडेंस के बाद में, आपको पता है पेंशन मिलती थी उन लोगों को, जो वेटरन थे आपके, जो गलियावाला बाग में गोली मारने वाले। ये जो आपको रख करके मारा करते थे ना पुलिस स्टेशन में, जो टॉर्चर करते थे, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंस के बाद होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ये सारे साहब और के बच्चे वहां बैठे हुए गवर्नमेंट की पोजीशन पे। जिन लोगों को खड़े करके गोली मारनी चाहिए थी 47 में, पहला काम ये होना चाहिए था कि फाइल बनाओ कौन कौन सा आदमी जिसने ब्रिटिश राज से कोलैबोरेट किया है, और खड़क गोली मारो के लाल किले के अंदर। दुनिया में हर जगह ऐसी होता है, किसी को उन्होंने हाथ लगा। अंग्रेज का राज चल रहा था इस देश में हमारे ही लोगों के द्वारा, वही लोग मारा करते थे इंडियंस को। पैसा दो, पैसे के अपने मां को मार देगा गोली देकर के, उसे पैसे से मतलब है। तो ये आर्मी, खासकर जो मिलिट्री थी, वो सुभाष बोस की वजह से जो भी उसने काम किया, उस आर्मी में, मिलिट्री में रिवोल्ट की पोजीशन आ गई। जो अंग्रेज जो यहां से छोड़ के गए थे, वो इस डर से गए थे कि जिस आर्मी की वजह से वो देश पे राज कर रहे हैं, वो आर्मी उनके खिलाफ हो गई बिकॉज ऑफ नेताजी। उसके फेवर में 50 एविडेंस है। ये जो पूरी कहानी है ना, वो अहिंसा से, देखो अहिंसा से, अब मैं दिल्ली का हूं, किसी किराएदार को निकाल के दिखा दो, अंग्रेज से बहुत दूर की चीज है। It is a myth which has been floated to suit the British and Congress leaders. उनका भी मन चमकता है, कितने अच्छे लोग थे कि प्यार से कहा चले गए साहब। उन्होंने मूर्तियां लगा दी लंदन में, फिर वहां अमेरिका में लगा दी मूर्तियां। उसके बाद में ये साहब लोगों के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उनका शादी, जब जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बाबा साहब की आवाज में सुनाता हूं कि क्यों वो गए थे यहां से, क्यों क्लेमेंट एटली ने कहा। तो
मैंने कहा एविडेंस बहुत सा है, लेकिन ये सुनने की भी तो सुनी जा आप। ये उनका बीबीसी का इंटरव्यू है, उसमें बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। Agreed. I do not know how suddenly Mr. Ackley agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Ackley one day I think will disclose in his autobiography. How he came to do that. You see? But nobody ever expected. It is such a sudden change of front. Nobody ever expected. It seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, in this country, whatever the politician may do, they will never be able, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces. When they found that even the soldier was being seduced, and to form a party or a battalion to blow off the British. Humming sound नहीं आनी चाहिए। Then I think the British came to the conclusion हटो जो that ठीक कर दो कि कौन if they were to rule India, the only basis on which they could rule was the maintenance of the British Army. Going back to the year 1857, when the Indian soldier rebelled against the East India Company. And they found that it would never be possible for the British to supply India with enough European troops. तो ये वो बताया उन्होंने, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम था कि वो आर्मी के उसके वजह से वो लोग गए ये। तो इनकी सपोर्ट के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और वो रिसर्च करने का फायदा कि किसी को लोगों को पता भैया दो तीन चीज रिसर्च करोगे, ग्रांट उसी की मिलती है, नौकरी उसी की मिलती है। तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि कोई पूछेगा नहीं आपको। तो प्लेन क्रैश तो नहीं दिखाई दे रहा आपका, मरने का भी सीन मतलब मैं इस पर 4 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेन इशू है जितना जल्दी होता है जल्दी आऊँ। और ये कि प्लेन क्रैश तो की थ्योरी लगता है कि ठीक नहीं है, हड्डियां उनकी नहीं है, वो है डीएनए ये लोग करवाना चाहते नहीं है, और सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। तो कहानी आती कि चलो फिर वो रशिया में फिर थे, वो क्या उसका प्रूफ क्या। पहली बात, अगर आप उसमें मुझे सवाल पूछेंगे अनुज इसका रूस में नेताजी थे तो क्या उसका कोई क्लिंचिंग एविडेंस आपके पास में है जो कोर्ट कचहरी में आप दे सकते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं बताऊंगा कि हम जब उनसे मिले थे मोदी जी से, हमने उनसे अप्रोच किया था और उनसे बोला था कि आप जो है रशियन गवर्नमेंट से बात करें इस केस के बारे में। तो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने हमारी मतलब सुभाष बोस के परिवार और हम लोग के मिलने के बाद में उनसे बात करी है। तो ये उसका जैसे बाइट है हमारे विदेश मंत्रालय के उस जमाने के स्पोक्सपर्सन का। Any information in Russia which could be shared with us, Foreign Minister said he would see whether there was any information available in Russia on this particular matter. वैसे ये बोलता अच्छा है, इसकी भी जवान थोड़ी अटक गई है, इस पे बोला नहीं जा रहा, अटक अटक के बोल रहा है। वैसे बोलता बहुत अच्छा है, किताबें भी लिखी है उसमें बड़ी अच्छी अंग्रेजी की, पर एक ही वो कॉन्फिडेंस आपको दिखा देगा, इज वेवरिंग इन कॉन्फिडेंस की। उनको बोले में इशारा मारी थी कि हमने बात की उनसे। एनीहाउ ये रीजन, ये आपका जुलाई 2019 में खबर आई, और मेरे अगर कोई मीडिया का बंधु बैठा हुआ है यार, जो पीटीआई में खबर है आप वो उठा के चेप देते हो, कोई दिमाग कोई गूगल सर्च कर लो, देख लो कि क्यों लिखा है, किसने लिखा है। तो वो खबर आ गई साहब, रशिया ने मना कर दी कि हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सारे मेरे पीछे पड़ गए साहब, ये तो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, वो तो सरकार ने, रशियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इतने दिन से बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट सुभाष बोस की सारे बाहर आने चाहिए, आज तक एक कागज बाहर नहीं आया। द गवर्नमेंट हैज नॉट रिलीज इवन अ सिंगल इंटेलिजेंस फाइल। एमईए की, पीएमओ की, एमएचए की जो रूटीन फाइल्स होती है, मेरा भी नाम बहुत में लिखा हुआ है, वो फाइलें बाहर आई है। हाँ अच्छा है निकली है, एक कागज निकलेगा हम तो खुशी होती है कि चलो कागज गवर्नमेंट निकाल दिया, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम किया, जिस तरीके से किया वो तो बहुत ही अच्छा। मोदी जी हमें घर बुला के हमको बहुत प्यार से इज्जत से फाइल निकाली है, लेकिन इंटेलिजेंस की फाइल आपने नहीं निकाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सत्य और अहिंसा के पुजारी ही अगर अपनी इंटेलिजेंस की फाइल नहीं निकाल रहे हैं, तो रशियन गवर्नमेंट ने क्या वहां पे वो दुकान खोल रखी है कि आओ हमारे केजीबी के रिकॉर्ड ले लो? वो क्यों नहीं है आपको बताइए मुझे। फिर कहानी आती, चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट की जो मैं कह रहा हूँ रशिया में थे, मान लिया जाए, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी तो पब्लिकली बोलते हैं, जनरल जीडी बख्शी बोलते हैं, मेरी तो क्या उनके सामने औकात क्या, मैं उनको पसंद बहुत करता हूँ स्वामी जी को, बख्शी जी के साथ तो मैंने लेक्चर दिया इकट्ठे हमने कई बार, तो जनरल साहब को तो वैसे ही मैं आई एम वेरी अटैच्ड टू हिम, वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। स्वामी जी से मिल चुके हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हुई है 2-3 बार उनके साथ में। तो स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी बोलते हैं कि नेताजी को रूस में मार दिया गया।
पहली बात, ये पूरी कहानी कि नेताजी को रूस में मार दिया गया, इसका कोई एविडेंस नाम की कोई, बेसिकली बेस्ड ऑन हियर से सुनी सुनाई बात। उसने कहा मेरा चाचा गया था, उसने कहा आई एम सॉरी। दूसरा, ये वो जो एविडेंस भी निकल के आ रहा है उसमें वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि नेताजी को रूस में देखा गया था, मरने वाली बात कहीं नहीं है। लेकिन जहां वो बात आ रही है कि वो रूस में थे, आप उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि उनको मार दिया गया होगा, ये एक अजम्पशन है। रूस में होना और रूस में मार देना ये अलग अलग चीजें हैं। तो रूस में थे, ये बात तो मुझे वो लोगों ने बताई, ये जो मेरे सोर्सेस हैं, ये जो मैं साइट कर सकता हूँ रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की या और बातें, सब रूस में होने की बात कर रहे हैं, मरने की बात नहीं कर। लेकिन उनका शायद इंटरप्रिटेशन जो है कि मार दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ एक, ये डॉक्टर स्वामी का एक स्टेटमेंट है, इसमें वो 2-3 बातें बोलेंगे। पहली बात तो वही बोलेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने सब रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किए हैं, और उसके बाद कुछ आपको सुनेंगे कहानी, 5 मिनट की सुनिए, फिर उसका मैं आपको जवाब दूंगा। Even the declassification of records have not yet been completed. There's still a very high percentage which is still under the government archives, I mean secret archives. When I was minister in 1990-91, I was minister, senior most minister of the Chandrasekhar government, and a request had come to our government from the Japanese that there are some ashes in Rinpoche temple in Tokyo, and it is said to belong to Subhash Chandra Bose, and it should be taken away by India. So the question was referred to me in my capacity as law minister whether it would be correct to accept the ashes. At that time I was shown some of the secret files which have still not come out, which led me to recommend to Mr. Chandrasekhar, no, we don't take it, because there is no evidence that he was cremated and there is no evidence that the ashes were taken to Tokyo. But more importantly, I found a letter written by, an affidavit by one Shyamlal Jain of Meerut, who was stenographer of Mr. Jawaharlal Nehru during the 1945 period, and also to Asaf Ali, Aruna Asaf Ali's husband. And in that letter, in that affidavit, he said that on 26th December 1945, that is several months after Subhash Chandra Bose's alleged death in an air crash, he was called up by Jawaharlal Nehru to say, come right away. So he said, I am about to go to sleep and I am in my pajamas. So Jawaharlal Nehru said, come in your pajamas, but bring your typewriter, carbon paper and some white sheets. So he went running, and he had gone to an office of Asaf Ali in Daryaganj, where Jawaharlal Nehru was walking up and down in great agitation, and he told him to sit down and said, take my dictation. And he said that first Jawaharlal Nehru gave me a piece of paper which was handwritten and looked like a translation of something from Russian, because along with it was attached the Russian message. And that was signed, that note he said was signed by Stalin to Jawaharlal Nehru, saying that Subhash Bose has come into my custody following his escape via Manchuria, which was that time under Soviet control after World War II, and therefore what shall I do with him? Jawaharlal Nehru, he said, then dictated a letter to Clement Attlee, who had then become Prime Minister of Britain, saying, I am enclosing with this an English translation and a original Soviet, Russian language note, which I have just received, and that rascal Stalin, this is the exact words of Jawaharlal Nehru, that rascal Stalin
has got the custody of Subhash Chandra Bose alive, and he wants to know what is to be done. I think that because Britain declared Subhash Chandra Bose as a war criminal, it is your responsibility to deal with him. आप लोग तो बैठ के सुन रहे हैं, जब तक आप 1.5-2 घंटा बैठ के नहीं सुनोगे केस समझ में नहीं आएगा। 10 मिनट की टीवी की डिबेट में आप ये केस नहीं समझा सकते। एक और चीज निकली उसी टाइम पे, किस्मत इनकी खराब थी कि जब ये दिल्ली में ये काम चल रहा था 15 में, लंदन में एक फाइल खुली। अंग्रेजों ने एडमिट कर लिया कि जब हमने इनको, ये जो सत्य के जो पुजारी हैं, इनको जब दी हमने पावर, तो हम लोगों ने सीक्रेट क्लॉजेस लगाई थी। उसमें से एक क्लॉज जो है वो हमको उन्होंने रिवील कर दी है। वो क्लॉज क्या थी जी? ये जो डॉक्यूमेंट है ये लंदन से आया, ये लिखा हुआ है SLO न्यू दिल्ली। कोई मिस्टर बॉन है जो SLO क्या होता है? सिक्योरिटी लियाजन ऑफिसर। तो उनकी जो सीक्रेट क्लॉज थी उसके अंतर्गत एक पुराने जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है उसको यहाँ स्टेशन किया गया, और ये 1968 तक यहाँ पे रहा SLO। और SLO जो था उसका ये था कि हमारे जो IB के डायरेक्टर थे वो जाके साहब सलूट लेके उसको फायदे दिखाते थे, साहब देखो जी ये हमारे पास है। You were technically reporting to them secretly. Or not only they were spying on Subhash Bose and his family, they were spying on the Subhash Bose etc. वो information इकट्ठी करके वो अपने उसको साहब को पकड़ा दी। ये देख, तो ये डॉक्यूमेंट है, ये SLO लंदन में जो ब्रिटिश आर्काइव, अगर है तो जाकर चेक करना, मैं जाकर फिजिकली देख कर आऊँ। ये डायरेक्टर जनरल को, जो MI5 के डायरेक्टर जनरल को मिस्टर बॉन्ड जो दिल्ली में बैठे हैं, वो एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि हमको इंडियन गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? ये लेटर आया है आपके कोई IB का, इसकी डेट है 6/10/47, भारत आजाद हो चुका है। और ये मिस्टर SB बाला शेट्टी जो सुभाष बोस की इंक्वायरी में लगे हुए थे, 50 के दशक में भी लगे हुए थे, इसकी फाइल निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लिख रहा है, बोल रहा है कि द अटैच्ड इज अ लेटर डेटेड 1947, अगेन 1 month आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ट्रांसफर ऑफ पावर, फ्रॉम AC नाम्बिया। AC नाम्बिया ने चिट्ठी लिखी ओमेनाथ बोस को। AC नाम्बिया सुभाष बोस के साथ था जर्मनी में, ओमेनाथ बोस सुभाष बोस का नेफ्यू था। तो ये लिख रहा है यहाँ पे, द लेटर वॉज सीन ड्यूरिंग सीक्रेट सेंसरशिप एंड वॉज पास्ड ऑन, कि देश में सीक्रेट सेंसरशिप लगी हुई है और वो पकड़े में। और नीचे लिखता है कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट्स ऑन द लेटर। टेनर और टोन लिखने का ऐसा चाचा की शादी की इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको। जिंदा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसका मर गया, नहीं तो इनको तो ट्रीजन में इनको अंदर करना चाहिए लोगों को। तो ये था कि ये लोग पास कर रहे थे, और वही मेन स्ट्रीम मीडिया, नोबडी वाज एनरेज्ड इन बीजेपी अबाउट इट, बाय द वे, नोबडी पेड अटेंशन टू इट, आई एम सॉरी, नाइदर इन द सन, बट ऑल द मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया टुडे एक्सेट्रा, IB shared info on Bose's skin with MI5। अरे भैया फेसबुक की पोस्ट ना शेयर करी है, IB की रिपोर्ट दी है, इसको मुखबरी कहते हैं, इसको गद्दारी कहते हैं। ये शेयरिंग नहीं है, ये शेयरिंग वर्ड गलत यूज किया उन्होंने मेरे भाइयों ने। वो तो फेसबुक की पोस्ट शेयर करो तो शेयरिंग होता है, ये तो तुम तो जासूसी कर रहे हो उसके ऊपर, आदमी के ऊपर। तो ये लोग हरकतें कर रहे थे, और ये सारा का सारा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ सीरियस दिस मैटर इज। हमने बहुत कोशिश की। पहली बात है कि जितने डॉक्यूमेंट मोदी सरकार ने निकाले हैं उसमें से किसी डॉक्यूमेंट में से ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि तुमने जासूसी क्यों की थी, बताओ। दूसरा ये कि हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है पर्सनली कि आप इंटेलिजेंस की फाइल पब्लिक कीजिए, नहीं की, रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम इनकी यहाँ रही। तो ये कहानी यहाँ पे ऐसे आपके सामने आती है कि प्लेन क्रैश की कहानी नहीं हो पा रही है, ठीक, और रशिया में होने के प्रूफ मिल रहे हैं, मरने का नहीं हो रहा है। इसका मतलब ओ माय गॉड, इन तीनों स्टोरी में से पहला उड़ गया, दूसरा उड़ गया, और जिस स्टोरी को कोई सुनने को राजी नहीं है, कम से कम मैं तो सुनने को राजी नहीं था। जब पहली बार मुझे किसी आदमी ने बोला कि कोई गुमनामी बाबा, जो नाम सुनने बड़ा अजीब लगता है मेरे को, ऑफ पुटिंग नहीं होगा, गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस था, मेरा तो मन उसको धक्का देके फेंक दो बिल्डिंग के बाद। क्या पागलपंती की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, गुमनामी बाबा, फैजाबाद में, आर यू मैड? 85 में राजीव गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, तो नेताजी तो वो गांधी जी के जमाने के थे। फिर ये गांधी जी की उम्र कितनी थी? सुभाष चंद्र बोस गांधी जी कंटेम्प्रेरी नहीं थे। हम लोग समझते नेताजी और गांधी जी वो कंटेम्प्रेरी, नो, गांधी जी वॉज older than Subhash's father. Sardar Patel was 22 years senior to Subhash Bose in age. Pandit ji was 9 years older than Subhash Chandra Bose. Morarji Bhai was 1 year older than Netaji. He became our prime minister in 1977. और जब PM बने थे तो शक्ल पे एक झुर्री नहीं थी। अब क्यों नहीं थी वो फिर बच्चे बैठे हैं तो फिर बताऊंगा नहीं।
तो यकीन नहीं होता इतने साल के बाद भी कि ये इतने, माय गॉड, ये स्टोरी घूम फिर के जो मैं समझता था मेरे दादा के टाइम पे खत्म होगी, ये कहानी हमारे टाइम पे आ रही है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको समझना, बिकॉज इसमें इवेंट्स, कैरेक्टर्स, प्लेयर्स ऐसे जिसके बारे में आप किसी को नहीं पता। तो पहले मुझे इवेंट्स बताने पड़ेंगे, आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब आपको लगेगा कितना क्रेडिबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो पीछे प्लेन क्रैश की थ्योरी और ये रशियन एंगल पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मुझे आधा टाइम इसमें बताना पड़ता है। मन तो करता है कि सीधा आपको सीधा वो कौन सा वो फिल्म थी आपकी माला माल वीकली, कि झाड़ू से जाले हटाना छोड़ सीधा मकड़ी पे दे के मार, कि मन तो करता सीधा इसी पे अटैक करें। लेकिन पॉइंट ये कि इस पर आप मुझे बोलोगे साहब वो तो प्लेन क्रैश में मर गए थे, वो तो नेताजी का कोई नेताजी का वो है रिलेटिव है आशीष रे, वो तो लंदन में रहता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, वो बोलता है। आपको इतने में रह गया मैं कांग्रेस में मेरा लिंक है, आपको ये नहीं बता रहे कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में लिंक है हमारे साथ में, झूठ बोल रहे हैं आप लोग को। तो ये कहा, तो ये सब है कि ये कहानी घूम फिर के यहाँ आ रही है। इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड मैटर। पहली बात ये कहा जाता गुमनामी बाबा सिर्फ फैजाबाद के लिंक नहीं थे, ये एक बड़ा कोई अजीब आदमी था जो शायद 1951 या 52 के आसपास पहली बार हिंदुस्तान में एंटर किया है नेपाल की साइड से, और वो मैनपुरी में था, वो लखनऊ में थे 55-56 में, वो नीमसार में थे, फैजाबाद में थे, अयोध्या में थे, आखिर में फैजाबाद में थे 83-85 से। और ये आदमी जो था बड़ा अजीब किस्म का, किसी को शक्ल नहीं दिखाता था, अपने कमरे में घुसा रहेगा, कभी गायब हो जाएगा तो पूरे महीना भर गायब, बीच में आप कमरे में जाएंगे तो अपना मुंह ढक लेगा, मंकी कैप सी होगी वो ढक लेगा मुंह, आपको कुछ हैंड रिटन नोट नहीं देगा, कुछ लिखा हुआ प्लेट में लिख के दिखा देगा, बोलेगा नहीं आपसे। लेकिन धीरे धीरे बीच में अफवाहें होनी शुरू होंगी। किसी ने देखा कि बात कर रहे बाबा जी तो अंग्रेजी बोलते हैं बड़ी अच्छी, एक्सेंटेड इंग्लिश बोलते हैं, बाबा जी बंगला बोल रहे हैं। किसी ने बोला बाबा जी इज फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर। खबर आ रही कि रात को मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ पे आई थी। तो जब इस तरह की अफवाहें उड़नी शुरू होती थी हल्की हल्की, और जैसे ही किसी को शक हुआ वो जगह छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे करते करते उसने 10-15 जगह चेंज की। तो हम जो आज इजी होने के लिए बोलते हैं फैजाबाद, बट इफ यू आस्क मी ही स्पेंट मोर टाइम इन बस्ती इन अयोध्या, 10-10 साल वहां रहे हैं, लेकिन अलग अलग मकान चेंज करना और सिक्योरिटी रहना करके, तो वो इस तरह का, तो वो ये इस तरह का आदमी था। और अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको वैसे मजाक में लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक दुर्गा प्रसाद पांडे जी थे, अब नहीं रहे। पांडे जी मुखर्जी कमीशन के सामने गवाह के तौर पे आए थे, मैं भी उनको जानता हूं, उनसे मिला था। पर कमीशन ने बोला कि इस आदमी को डिस्प्यूट करने का रीजन नहीं है, क्रेडिबल विटनेस है। 1939 में नेताजी 39 में ये इन इलाकों में गए थे, बस्ती में और फैजाबाद तो पता नहीं, बस्ती में थे, सुल्तानपुर में उन्होंने टूर किया था, लखनऊ में गए थे। तो दुर्गा प्रसाद ने उनको देखा था लखनऊ में, उसने कहा कि वो यहाँ बहुत कहते, मैंने उनसे यहाँ से बैठ के उनको 2-3-4-5 घंटे से बात उसको देखा था। Anyway, तो वो कह रहा है कि इसने क्या किया, दुर्गा प्रसाद पांडे ने, उसने 1962-63 के आसपास उसी टाइम पे गुमनामी बाबा को चिट्ठी लिखी जो रिकॉर्ड पर आ गई है। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि उसने नाम नहीं दिया उसने, लेकिन उसने इंप्लाई कर दिया कि मेरा लिखने का मोटिव क्या। उसने कहा कि मेरा कोई ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी जो आपके घर के पास में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, मरते टाइम उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बता दिया कि आप कौन हो। एंड देन ही गेव ऑल द हिंट्स कि मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है क्योंकि मेरे माता पिता दुर्गा के पुजारी थे, मैं तो हिमालय पर्वत में ढूंढने गया था आपको, वो अभी भी मुझे दिन याद है कि देश में जय हिंद का नारा लगा, पर उसने नाम नहीं यूज किया, लेकिन ही मेड इट वेरी क्लियर कि प्रसाद, ज्वाला प्रसाद मिश्रा on his deathbed called me and told me कि you are Subhash Chandra Bose. He said I want to meet you. So he wanted to have an access. तो अभी ये जो गुमनामी बाबा था उसने उसको मना कर दिया कि मैं आपको एक्सेस नहीं दूंगा। तो जो उसको रिस्पॉन्ड में उस टाइम पे बाद में दिया था, जो रिस्पॉन्स में जो उन्होंने लेटर डिक्टेट किया गुमनामी बाबा ने, ये उस डिक्टेशन का हिस्सा है। तो उन्होंने आंसर दिया कि आई एम अ bona fide दशनामी सन्यासी and you will know that a man under the holy orders incurs death according to the civil laws. And a sannyasi is dead to his former life. It is in the keeping of Divine Mother Durga and Father Lord Shiva. In passing, you shall find cogent answers to all your hypotheses, queries, thoughts, both as expressed in your letter and which remain unexpressed in your heart. Pursue with your heart calmly, quietly, lovingly. Each word, phrase, sentence and the constructions are pointers for you. They are pregnant with possibility. Seek and thou shall find. अगर यूपी में 4 बाबे ऐसे पैदा हो जाए, हम तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल देंगे यहाँ पे अंग्रेजी की। तो ब्यूरोक्रेट के लिखने का स्टाइल है, ये कौन से बाबे लिखते हैं अंग्रेजी। जिस बाबे ने अंग्रेजी मास्टर कर ली उसका पता क्या होता है, कोई बाबा जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है उसके आश्रम लंदन अमेरिका भी खुलते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा, महेंद्र महर्षि का नाम सुना होगा आपने, ये उनको बच्चों को नहीं पता होगा। सबसे मशहूर दुनिया के गाना सुनाता हूँ अंग्रेजी आपको मैं, उसमें रखा हुआ है, बीटल्स से बड़ा कोई बैंड नहीं था, उनसे मशहूर कोई लोग नहीं थे। तो जो बाबा अंग्रेजी बोलता है उसके पास में बीटल्स जैसे लोग आते हैं, बस। ये तो कौन पूछता है ये बॉलीवुड वालों को। Somebody asked Gumnami Baba what Mahendra Maharishi, and he said he knows the ABCD of yoga but not the XYZ of it. जो भी गुमनामी बाबा था, the very fact he had such mastery over English, Sanskrit and Bengali that he calls for some introspection कि ऐसे बाबे नहीं होते हैं यूपी में, कम से कम ऐसे लोग, मगर होते हैं तो उनका स्टाइल होता है। जैसे ये उनका हैंड राइटिंग सैंपल है उन लोगों का, गुमनामी बाबा का। इसमें ये लिख रहे हैं बहुत जबरदस्त, मतलब मैं तो वॉर के बारे में बहुत अच्छा बोला, लड़ाई कैसे होती है। मैंने कुछ उनके ऐसे पेपर्स देखे हैं, मुझे लगता है कि उस जमाने का डायरेक्टर आईबी भी ऐसा नहीं, जो उन्होंने पूरी थ्योरी कंस्ट्रक्ट की कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वो चाइना वॉर को लेके कुछ उन्होंने कमेंट्रीज दी हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ लिख रहे हैं कि वेदर वॉर शुड बी ब्रूटल और कैथार्टिक और ह्यूमन बिजनेस इज डिजाइन्ड टू फाइट, एवरीवन नोज दैट नो वॉर कैन बी कंडक्टेड एंड फॉट विद किड ग्लव्स। मॉडर्न वॉर स्पेशली टेक्स एन अपॉरिंग टोल बोथ इन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नो सिविलाइज्ड नेशन रिस्क इट lightly, but when it is forced on, it has to be waged in a manner that makes the opponent wins. This is done not in any vindictive spirit, but in a cold, calculated manner to break the opponent's morale, so that he is so forced to sue for peace. Abstract principles have nothing to do with the waging of war. So this is your Gumnami Baba. And जब बात करते थे अपने बारे में, his pet phrase for himself was "Your dead man." तुम्हारा मरा हुआ आदमी, your भूत, मृत भूत बंगला में बोलेंगे। और बेसिकली जो यूज किया, योर डेड मैन, सन ऑफ मदर इंडिया, व्हाटएवर, इसने कि सुभाष का नाम भी लिया, लेकिन बात की बात है। लेकिन जब रिस्पेक्ट फ्रेज फॉर हिमसेल्फ वाज योर डेड मैन, तो जब भी अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे तो बोलते थे योर डेड मैन। एग्जांपल है कि व्हेन योर डेड मैन वाज इन बर्लिन, a great German doctor scientist became very friendly, and in the course of his talks he said that his lab he found out that radar beam particles do not bounce back, it just strike something. And the doctor felt astonished. The doctor could not inform any of the government or agencies or other scientists. He was a bombing rate casualty. In one secret place, your dead man tested about the truth of the German scientists, finding it found to be true. He said, लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को नहीं मालूम था, अमेरिकन ने कर ली थी लेकिन सीक्रेट था। तो ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेल्थ कि अगर कुछ तरह का कपड़ा है, उस कपड़े को रखेंगे तो वो रडार बीम के पार्टिकल्स को इवेट कर जाता है। तो इसलिए कि बहुत सारी कमेंट्रीज हैं उनके अलग अलग विषयों पर, जो उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यू आर नॉट डीलिंग विद एन ऑर्डिनरी बाबा हियर, ही समबडी हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डजंट प्रूव एनीथिंग मोर देन दैट। अब तो ये बंगला में लिखा, तो बात की उन्होंने कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ द प्लेन क्रैश वाज अ स्मोक स्क्रीन, तो ही हैज टॉक्ड अबाउट देयर वाज नो प्लेन क्रैश। एक एक मुंह से जब बात निकली है, स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माय ओन पीपल डिड। ही हैज टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स। ही टॉक्ड अबाउट, जैसे एक कहानी थी बड़ी अच्छी, रात के टाइम पे एक पंडा रामकिशोर जी जो उनके किराएदार उनके थे, सर्दी का टाइम था तो वो अंगीठी लेके बैठे थे। तो उनको लगा कि वो बूढ़ा आदमी अंदर बैठा, उसको ठंड लग रही बाबा को। तो जाके बोले कि क्या आपको चाहिए, ठंड लग रही है तो ये अंगीठी दूं आपको? कह रहा ये शरीर साइबेरिया में रह चुका है, इसको ठंड की आदत है। तो देन ही फैंटास्टिक कमेंट्रीज अबाउट साइबेरियन प्रिजन कैंप्स, टॉर्च, वहां पे साइबेरिया में क्या क्या होता है, कैसे वो डील करते हैं। जैसे ये उनके वर्ड्स हैं, ये बंगला में है, ये बंगला से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। कंसंट्रेशन कैंप ऑफ सेंट्रल साइबेरिया कंटेन मेल एंड फीमेल लेबर्स, फार्मर्स, क्राफ्टमैन, ऑथर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, 5,000 to 24,000, and they manufacture ultra modern goods for daily use. And he's talking about his prisoners. For example, यहाँ ये लिख रहे हैं कि एक बार वो कैंप कहीं बन रहा था नया, तो 10,000 प्रिजनर्स को वहां लोग लेके चले गए और उनको बोला कि आपको जमीन खोदनी है। प्रिजनर्स को बोला keep your body warm by heavy work, anyone who does not will follow and will freeze and die। इतनी ठंड होती है साइबेरिया में कि आप नहीं बॉडी करोगे आप जम के मर जाओगे। फिर बोलते हैं कि your dead man has experienced all this। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने रशिया के बारे में, कंसंट्रेशन कैंप की बारे में। देयर वाज नो प्लेन क्रैश, इट वाज प्लेन क्रैश के 1.5 महीने पहले आई वेंट टू सीक्रेटली टू रशिया एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन एडवांस। देयर आर कमेंट्रीज ऑन एटम बॉम्ब, व्हाई अमेरिकन्स चोज हिरोशिमा नागासाकी। उनकी अपने आइडिया थे। ही स्पोकन अबाउट मेनी थिंग्स कि बहुत लड़ाई खत्म होने से बहुत पहले जापानीज वर सेंडिंग अमेरिकन सिग्नल्स कि वी वांट टू सरेंडर। He said without any reason and rhyme they dropped the atom bomb on the Japanese। तो बहुत सी बातें उन्होंने वॉर के बारे में, गांधी जी के बारे में, सबके बारे में दिखाऊंगा। Anyhow, but ये गुमनामी बाबा की स्टोरी रिमेन टॉप सीक्रेट। लोग इनसे मिलने आते थे चुपचाप, जो बातें थी ये कभी पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में नहीं आई।
It was only after he died in September 85, 16 September 1985 that and he was फटाफट उसकी जो उनके वहाँ पे चेले थे डॉक्टर मिश्रा जी, बाकी वो उन्होंने लेकर बॉडी को फटाफट लेके उन्होंने जला दिया एक पब्लिक ग्राउंड में। वहाँ पे जो प्लेस है कैंटोनमेंट का एरिया है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट बर्न अ ह्यूमन बॉडी इन कैंटोनमेंट विदाउट परमिशन। और इस जगह का नाम है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट है मतलब ये अयोध्या में जगह है, यहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी तो मंदिर भी वहां पर है। तो उसी उस स्थान के सामने ही उन्होंने इसकी समाधि को उन्होंने जलाकर उसको डिस्पोज ऑफ किया। और उसके बाद जब ये वहां पे जब उनको जलाया तो उसके बाद जो उनके फॉलोअर थे लोकल, उन्होंने बोलना शुरू किया साहब वो तो नेताजी थे और हमको उन्होंने मना किया था कि पब्लिक में नहीं बोलना है, देश हित में नहीं है, तो अब हम बता रहे हैं वो नेताजी थे। तो वहां पे यूपी में लोकल बवाल मचना शुरू हुआ। फिर उनका उन्होंने जब कमरा खोला तो कमरे से सामान निकलना शुरू हुआ बहुत सारा, जिनको लोगों लगे इसका लिंक सुभाष बोस से हो सकता है। तो दिस इज हाउ द स्टोरी गॉट पिक्ड अप इन लोकल मीडिया एंड दिस इज एट दिस टाइम द लोकल मीडिया कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड गुमनामी बाबा। ही वाज नॉट नोन बाय दिस नेम, द टर्म बाय व्हिच पीपल यूज्ड टू कॉल हिम एंड आई कॉल हिम, वी ऑल कॉल हिम भगवान जी, व्हिच वाज अ वे ऑफ एड्रेसिंग समबडी, but he was never known by the term Gumnami Baba, which is very off-putting. But this Gumnami Baba was a term coined by local media in 85 after he was gone. और ये फिर सामान वहां से जो निकला उनके कमरे से, वो सारा ये लंबी चौड़ी कहानी है। तो आपको थोड़ा सामान दिखाते हैं, स्मोकिंग पाइप, घड़ियां गोल, नेताजी को गोल घड़ी पहनने का था। उनकी मम्मी ने उनको वो दी थी एक ओमेगा गोल्ड वॉच राउंड, तो यहाँ ओमेगा गोल्ड वॉच राउंड मिली है और चीजें मिली हैं। But that doesn't prove anything, but की स्मोकिंग पाइप से कोई बाबा नहीं था सर, ये कोई बाबा की छोड़ दीजिए। तो आपके दिमाग में इमेज है गुमनामी बाबा, गुमनामी बाबा वाज अ पर्सन, कर्टन होगा, कर्टन के पीछे एक आदमी बैठा होगा और मुंह में उसकी या तो सिगार या स्मोकिंग पाइप, और वो बैठ के अंग्रेजी में या बंगाली में या फिर हिंदी जो बहुत फॉल्टी थी उस पर बहुत से उर्दू के और संस्कृत के वर्ड थे, बंगाली के वर्ड थे, वो नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये वो फ्रंट हमें बातें करता था। तो जो भी था बाबा नहीं है। उनका पाइप, घड़ियां, चश्मे, म्यूजिक भी सुनते थे, पुराने जमाने के थे। कलेक्शन बहुत, किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन, सारे उनकी जो आज मान लीजिए कि जैसे वो बस्ती में रहते थे एक टाइम पे, आज के जमाने में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि हम पुलिस के, हम इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और हमें खबर मिलती है कि कोई बाबा रहता है कुछ कमरे में और बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है। बाबा को दिखाते हैं, कौन बाबा आ गया टाइम मैगजीन पढ़ना, शाम को डालो घर में रेडियो स्पीकर। तो उस जमाने में बैठ के टाइम मैगजीन, रीडर डाइजेस्ट, पीजी वुडहाउस, चार्ल्स डिकेंस एंटायर कलेक्शन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सारे वॉल्यूम्स, ऊपर से कमेंट मारे ऊपर नीचे, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, विल डुरेंट, एरियल डुरेंट का, जो बड़े क्लासिकल हाई इनकी जो किताबें भी पढ़ते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में, बहुत सारा पता है। बेसिकली हाउस, बेसिकली वर्चुअली लाइब्रेरी, वो सब लेके चले हुए हैं। नेताजी के माँ बाप की बहुत सारी फोटोग्राफ्स वहां से मिली है, बहुत सारी, और ये डिस्प्ले नहीं की गई थी, ये छुपा के रखी गई थी। मतलब जब बाद में, जब मरने के बाद में देखा तो बड़े ध्यान से कपड़े में लपेट करके एक छतरा मिला, तो उसके साथ में चिट थी कि पूजनीय पिताजी का छतरा भेजा गया, तो आइडेंटिफाई किया कि तो नेताजी के फादर का छतरा हो सकता है। जो फोटोग्राफी उनको भेजी गई थी, ये जिन्होंने भी उनको भेजी कलकत्ता से, वो इस इंप्रेशन में भेजी कि भगवान जी के फादर की फोटोग्राफ है, मदर की फोटोग्राफ है, डिस्प्ले कभी नहीं किया। तो ये तो कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट ही करेगा ना, किसी और के माँ बाप की फोटो लेके अपने घर में छुपा कर रखेगा। तो ये बहुत सी फोटोग्राफ उनके माँ बाप की मिली वहां पे, ये नेताजी के फादर की फोटोग्राफ है, ये जो गुमनामी बाबा के पास मिली। फिर वहां पे नेताजी की एक भांजा और एक नेताजी की भतीजी वहां पर आए, जो सुभाष से बड़ी, जो उनके उस जमाने में बहुत बड़े फैमिली हुआ करती थी, तो 12-13 लोग थे फैमिली में। सबसे छोटा भाई सुभाष का था शैलेश, वो आपका मुंबई में था, वो बिजनेसमैन था, और हिंदू बोस का फादर, जो बॉम्बे टैंक का मॉडल था आपका 70s में, वो उसका हिंदू का फादर। तो ही वो सुभाष इज यंगेस्ट ब्रदर। और सुभाष का सुभाष, तारूबाला, सुरेश एंड शरद। तो तारूबाला की शादी जो थी वहां पे गोरखपुर में थी, जो जगह से बहुत दूर, तो उसका लड़का आया था वहां पे, वो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जो उसकी भतीजी आई थी सुरेश की लड़की, इसने जाकर के इसने रोना पीटना शुरू किया कि ये तो मेरे अंकल का सामान है, ये मेरे दादू का सामान है। तो इसने आइडेंटिफाई किया, बाकी लोगों को पता भी नहीं था कि बंगला में क्या लिखा हुआ है। तो इसने जाके बोला, उसने फिर जाकर के पब्लिक में लोगों से बातचीत की कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तो मेरा अंकल का दिखाई दे रहा है मुझे। तो जब उसने देखा रेजिस्टेंस है पब्लिक की तरफ से, वहां गवर्नमेंट की तरफ से, सो शी कॉल्ड मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि टॉकिंग अबाउट द बाबा, ललिता बोस सेड
he was of the same age. Whoever Gumnami Baba was, he was born, he claimed to have been born on 23rd January 1897, 12:15 p.m., which is Subhash Chandra Bose's age and date and time of birth. Of the same size, Netaji was 5'5", 9.5", something like that. So he was 5 of the same height. बुढ़ापे में लोग shrink करते हैं. Very fair in color. बॉडी में बाल नहीं थे बहुत ज्यादा. यहाँ कट का मार्क था. दांतों में गैप है. Take a look at Subhash Bose's photograph. क्लोजअप में उनके दांतों में गैप है. इस आदमी की गैप थे. आवाज बहुत भारी थी. सारे खानदान की आवाज बहुत भारी है. और कुछ और चीजें थी टेम्परामेंटल जो फैमिली में देखा जाता है. आर्थराइटिस की प्रॉब्लम. और कुछ वर्ड्स हैं बांग्ला में जो मैं तो बंगाली नहीं बोलता, मेरा दोस्त होता बताता आपको कि कुछ नेताजी जब बांग्ला बोलते थे कुछ वर्ड्स में हल्का सा ड्रॉल आता है, हल्का सा स्ट्रेच करते हैं. तो सिमिलर स्टाइल वाज नोटेड इन हिज स्पीकिंग व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक इन बंगाली. ये लिखे हिज एक्सेंट वाज बंगाली. उसका एक्सेंट अगर बेसिकली कैलकेशियन बांग्ला एक्सेंट, जो कलकत्ता में पढ़े लिखे जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उस तरह की भाषा उनकी बंगाली की. बंगला के भी अलग अलग वेरिएंट है. तो जो कैलकेशियन एक्सेंट है वो उनका एक्सेंट था. इसका मतलब वो आदमी कलकत्ता में रहा है और एक हाई सोसाइटी का आदमी रह चुका है. अब मैं आता हूँ सीधा एविडेंस पे फटाफट. गुमनामी बाबा सुभाष बोस हो सकते हैं, उसके लिए एविडेंस 3 के 4 कैटेगरी की. पहला है आई विटनेस अकाउंट. कुछ ऐसे लोग जिनकी आप क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर सकते, जिनको झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं था, चाहे वो ऑर्डनरी हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो. मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी का नाम दिखाऊंगा आपको इसमें. वो उनसे सीक्रेटली कांटेक्ट में थे, उनसे मिलते. ये मानना था कि वो सुभाष बोस हैं, तो उसके फेवर में उनके लेटर वेटर अवेलेबल हैं, या उनके बच्चों ने उन्हें लेटर दे दिया, उन्होंने एडमिट कर लिया, या उसमें से एक दो ने कमीशन में एडमिट कर लिया था. जैसे फॉर एग्जांपल ये आदमी है पवित्र मोहन राय. तो पवित्र मोहन राय, डॉक्टर पवित्र मोहन राय, द फॉर्मर एमएलए ऑफ डमडम असेंबली सीट इन कैलकाटा. डॉक्टर, इसके बहुत से लेटर वहां से मिले हैं फैजाबाद में गुमनामी बाबा के पास करके. ये डॉक्टर पवित्र मोहन राय वाज आईएनए सीक्रेट सर्विस के आदमी थे और इनका नाम हिस्ट्री किताब में आता है. इन्होंने सुभाष बोस ने बहुत से सीक्रेट एजेंट यहाँ भेजे थे ऑपरेशन करने के लिए. तो एक पूरी टीम भेजी की थी. जैसे फॉर एग्जांपल इनकी थी इसमें अमरीक सिंह गिल, पवित्र मोहन राय, ये उनका लीडर था. ये तुहिन मुखर्जी, ये सब आए थे, पकड़े गए, अरेस्ट हो गए, इनको फांसी की सजा हुई, कई लोगों को मार भी दिया गया था. और उनके बारे में, क्योंकि उनके साथ में नेताजी की भतीजी का हस्बैंड भी फंसा था, तो उनकी फैमिली ने अप्रोच की, तो गांधी जी कहने पे कहा जाता है कि ये लोग छूटे थे. तो ये इनका, तो ये इस आदमी का नाम हिस्ट्री बुक में. फिर ये बाद में एमएलए बन गए वेस्ट बंगाल में आजादी के बाद में. डॉक्टर थे मेडिकल, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्व थे और ये आईएनए सीक्रेट सर्विस का आदमी था. और ये बाद में जाकर के लेकिन गुमनामी बाबा के टच में, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी. मल्टीपल ये आदमी अनिल दास जो था आईएनए सीक्रेट सर्विस का आदमी था. ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट 97 में डीक्लासिफाई हुआ है. तो इसका मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं था. गुमनामी बाबा के होते होते, उनके जिंदा होते होते, वो 85 मर चुके. तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जब मरने के 1-2 दिन पहले वो कुछ लोगों से मिला था, और उसमें से एक आदमी अनिल दास नाम का भी, एसी दास नाम का आदमी भी था. तो ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो डॉक्यूमेंट नेशनल आर्काइव से लिया गया और ये 1997 में डीक्लासिफाई हुआ है. और डॉक्यूमेंट जो डीक्लासिफाई, जैसे ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हुआ है, ये सुभाष बोस का एक लेटर है. जो सुभाष बोस लेटर लिख रहा है हिकारी किकन को. हिकारी किकन का एक जापानीज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएनए और जो सुभाष बोस की गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट के बीच में लियाजन करती थी, वो उसका नाम था हिकारी किकन. तो हिकारी किकन को लेटर लिख रहा है, वो कह रहा है कि ये अनिल एसी दास को मैं आपके पास भेज रहा हूँ. इसको लड़ाई के बाद जो पोस्ट वॉर वर्क के लिए कुछ इसको रिवॉल्वर्स, इसको हैंड ग्रेनेड, उसको कुछ करेंसी दिया दी, क्योंकि अंडरग्राउंड जाने वाला आदमी. तो एसी दास अंडरग्राउंड हुआ था, बाद में वो आया करके. ये एसी दास जब इस गुमनामी बाबा से मिलता है, तो गुमनामी बाबा उसको पूछता है कि जब बैंकॉक में मिले थे तो उसके बाद क्या हुआ. और जो उसके लेटर वहां आपके पास जा रहे हैं, तो ये बंगला में लिखा है पर कि आई रिसीव 2 वायरलेस सेट्स एंड फ्यू रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स एंड स्टैंड गन फ्रॉम हिकारी किकन. तो वो जो उनकी लास्ट मीटिंग थी उसके बाद से वो अकाउंट शुरू. ही वांटेड टू नो किस किस आदमी ने सरेंडर के बाद क्या क्या स्टेटमेंट दिया यानी के लोगों ने. तो इसमें बहुत सी बात है. तो वो एग्जाम पूरे उनकी जो पहले के कनेक्शन थे वो रिवाइव होने शुरू हो गए लोगों के साथ में. फॉर एग्जाम्पल इस आदमी का नाम है लोकीनाथ चक्रवर्ती महाराज. कुछ कांग्रेसी इनका नाम लेते हैं सावरकर जी को बदनाम करने के लिए, कई बार दिखाने के लिए. इसकी महान आदमी का महानता यह है त्रिलोकीनाथ महाराज की कि ये 30 साल तक जेल में रहे. इनका वो इतना खतरनाक आदमी मान सकते हैं जमाने में. तो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर 30 साल तक जेल में रहा. वो मंडले जेल में था, वो काला पानी में. तो ही वाज विद सावरकर जी ऑल्सो. और सावरकर के छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था. तो ये उनके सब मित्र थे, जानने वाले. इन्हीं को यूज करके नेताजी वो कोशिश कर रहे थे जान से पहले कि सारे लोगों की लड़ाई करें
तो इन्हीं की मोडालिटी से कि थ्रू हिम ही वाज रीचिंग, गणेश सावरकर के छोटे भाई का नाम था, हाँ, तो वो, हाँ, उनके साथ, क्योंकि इनकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी वहां पे इनके साथ में, बिकॉज ये वो काला पानी में थे। तो कुछ कांग्रेसी बोलते हैं कि जब ये काला पानी में थे तो उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो जो पूरा आर्गुमेंट है कि महाराज को बहुत तंग किया गया था लेकिन कभी बोले नहीं। एनी वो अलग इशू है। पॉइंट ये है कि महाराज जेल में रहे, काला पानी में रहे, और मंडले, दो जेलें थी जो बहुत खतरनाक मानी जाती थी, मंडले की जेल और काला पानी। किसी कांग्रेस के नेता को ना मंडले भेजा गया ना यहाँ भेजा, सिर्फ आपके तिलक गए थे मंडले जेल में और सुभाष गए थे मंडले की जेल में जब वो, और बड़ी खुशी से कहते कि वहां जा रहा हूँ जहाँ तिलक गए थे उस जेल में। बाकी लोग वो तो महल मूल में जाते थे, वहां पे बढ़िया खाने पीने का इंतजाम होता था, वो चिट्ठी पिट्ठी से लिखते थे। तो ये जो खतरनाक जेलों में ये लोग गए, तो ये आदमी को जब बताया गया, वो बताया गया बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन जो उसकी चिट्ठी वहां से मिली है फैजाबाद से, गुमनामी बाग के पास से, तो इसने नाम नहीं लिखा। मैंने नेताजी के भतीजे को देखा, उसने कहा नाम नहीं लिखा, लेकिन महाराज का लिखने का स्टाइल पूरा कि मेरे अंकल को चिट्ठी लिख रहा है। जैसे एग्जांपल है, द पर्सन विद whom I was lodged in Mandalay jail, सुभाष बोस, played tennis and participated दुर्गा पूजा। एक नेताजी का खानदान का आदमी मुझसे बहस कर रहा है कि सुभाष बोस ने कभी टेनिस नहीं खेला। Actually he did play in Mandalay jail, वहां सीखा उन्होंने। I have not forgotten him. I am still with him in Delhi in 1940 at Shankar Lal's residence. I was with him. Shankar Lal was the general secretary of Forward Bloc. I was with him when we toured UP. On a chilly night in Agra ground, hundreds of people are waiting for him till 9 at night. In fact, when I went to Agra for a talk, when I was giving this lecture, somebody told me his grandfather was president when Netaji gave a lecture in Agra. So they had gone to Agra. Subhash Bose was there in Agra and whatever. I am eagerly waiting for the same person. The oppressed and tortured people of East Pakistan are waiting for him. ये जो महाराज थे, ये ढाका ईस्ट पाकिस्तान के साइड में थे, वहां बहुत से रेवोल्यूशनरी आए, तो इन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, तो वहीं रहे, और इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत तंग किया है वहां, बहुत जबरदस्त। तो उसकी इस मामले में वहां भी लोग इज्जत करते हैं बांग्लादेशी आज के जमाने में, कि उसको भी ये फ्रीडम फाइटर मानते हैं। और ये सन 70 में भारत आए थे, इनको पार्लियामेंट में फेट किया गया, बहुत बड़े आदमी थे। इंदिरा गांधी मौजूद थी वहां पे, और उनको कहते अपने हाथ से इंदिरा गांधी ने उनको मिष्टी खिलाई है, जब मीठा देने को दिया, सर्व किया खाना, और यहाँ हार्ट अटैक से दिल्ली में उनकी डेथ हुई है। तो इट इज अ वेरी वेल नोन फिगर, बट क्योंकि उनके नाम किताबों में नहीं आते तो हमें लगता है कि ये कौन थे। तो ये बोल रहा है कि द ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आर वेटिंग फॉर हिम। और ये आपको सेंटीमेंट सब लेटर में दिख रहा है कि हम लोग बुढ़े हो गए, बाहर निकलिए, कितना टाइम रहेगा, कितना हमको इंतजार करना पड़ेगा, इस तरह के लेटर। और वो जो भाषा यूज उनके लिए कर रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं भीष्म पितामह के साथ में, इस तरह का आपका स्ट्रेचर है, so on so forth. Now, in essence, what he's saying is that there was a gentleman called Shamlal Jain of Meerut who appeared before Costa Commission in 1970 to 73, and he, in a deposition before the commission, he stated this thing according to him, that he Panditji received some intelligence from some source, and that and then Panditji asked Shamlal Jain to, he dictated a letter which he sent, Panditji wanted to send to Clement Attlee, and that Subhash Bose has escaped in South. हम लोगों ने रिकॉर्ड निकाल दिए सारे नेशनल, हम लोगों ने एक्सेस किए, तो दिस इज द रिकॉर्ड ऑन basis of which Swami is talking about. So this, for example, witness, this is a court proceeding before the Costa Commission, and he said Mr. Nehru began to take. Then he mentions this thing. He's recalling from his memory. Please understand, it's not exactly what Swami is saying. He's putting his own spin on it. What he's writing है कि that Russian territory and he has, war criminal has been, Stalin has given him shelter. He has been given shelter. Subhash Bose is not a prisoner, something, he's been given shelter, and he is in breach of treaty with you. So he is not talking about Netaji being killed as such, he's only talking about Netaji being given shelter by Stalin, which is exactly what happened. And then, if you believe, I don't put much credence to Shamlal Jain's testimony because too late, and I would rather believe the testimony of an IB man who said a similar thing but at a different time, different context. But I won't put much faith on Shamlal Jain's testimony. You cannot bring down a man like Panditji like this so easily and with this kind of evidence. The only problem that if you believe Shamlal Jain's testimony, Shamlal Jain never said Netaji was killed in Russia. He's only quoting one part of his testimony. The second part of testimony, the same Shamlal Jain said that I met Netaji in UP in 67. So Dr. Swami is not quoting this testimony in this context. So Shamlal Jain's evidence, if you were to believe, then you should believe that he claimed that Netaji was alive and he was in UP and he had met him. But you are quoting some other part of it where you are saying something else which was not implied. So see, हर एक उस इंसान की हो रही थी जिसका सुभाष बोस से दूर दूर तक रिश्ता था, चाहे आईएनए के लोग हों, चाहे उसके फॉर्मर कुलीग हों, चाहे कोई गुजराती कोई बेचारा जेंटलमैन था, वो कहता जी नेताजी की मैं किताब लिखना चाहता हूँ, उसकी भी फाइल उन्होंने बनाई है, और ये सारे देश में हो रहा था। मैंने छाती ठोक करके एग्जांपल में देता हूँ, फिर जाके दूंगा बाहर के देशों में जाके, भैया तुम दिखा दो
अगर वाटरगेट स्कैंडल में ऐसा नमूना होगा तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। जैसे ये किसी का इंटरसेप्शन था, उसकी रिकॉर्ड्स हैं जो डिक्लासिफाई हुआ, गलती से हमारे हाथ आ गए, असली माल अभी बाहर नहीं आया, ये गलती की जो फाइल निकली उनके रिकॉर्ड्स है। वेरी सीक्रेट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफिस, प्रिटोरिया स्ट्रीट, कैलकाटा। दिस इज 10 अक्टूबर 1949, 1949 का जमाना है। और हमारे देश में मतलब इतने बड़े बड़े नेता राज कर रहे हैं, देश पूरा हमारा जो है ना, मतलब वो तो आदर्शों पे चल रहा है गांधी जी के। तो ये कोई है, द सीक्रेसी ऑफ दिस इंटरसेप्शन में काइंडली बी मेंटेन्ड। एंड ये है कोई पृथ्वीलाल सब्बा, दार्जिलिंग में, इसका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो पृथ्वीलाल सब्बा पे जासूसी क्यों हुई थी, तो उसके आगे का रिकॉर्ड देख के पता लगता है कि पृथ्वीलाल सब्बा ने सुभाष बोस के बड़े भाई को चिट्ठी लेके पूछा कि क्या नेताजी जिंदा है क्या, और उन्होंने कहा बेटा तुझे बताते हैं, आजा लाइन में, उसको उन्होंने फाइल बना दी। और ये जो बनाई है फाइल, उसके अंदर जाके देखा कि बेसिकली पृथ्वीलाल सब्बा 15 साल का 9वीं का बच्चा था। इन्होंने नेताजी की टीनेजर लड़कियों, उनके नीसिस के बनाई है फाइल इन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा। एग्जाम्पल देता हूं, a thorough inquiry has been made about the writer of the letter. His name is Prithvilal Sabba, aged about 15 years. He is a student of the 9th class, Darjeeling Higher Secondary School, whatever. It is learned from the headmaster of the government school, Darjeeling, that the attendance of the boy in school is irregular. He is not in the good notion of the schoolmasters for his desperate character. That there is nothing against him politically and otherwise. Intolerance हो रही है देश में साहब, 15 साल के बच्चे के बारे में रिपोर्टें आ रहे हैं इंटेलिजेंस की कि there is nothing against him political and otherwise. और बाद में नीचे लिखा है कि सीक्रेट कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन टू श्री पी के बसु, IPS, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, स्पेशल ब्रांच. A casual agent reports on 14 July 1955 that one Sisir Kumar Bose, Netaji's nephew, would been communicated with Amy Shankar in Vienna, Austria. सुभाष बोस की बीवी को पता, उसने आंटी को वो चिट्ठी लिखी, वो आप सबकी उसने टैप कर ली. The very fact they were looking for people linked to Subhash Bose, obvious conclusion, they knew that he was alive. और अगर जिंदा है तो पहले वो कांटेक्ट करेगा अपनी फैमिली से करेगा, या रिश्तेदार से कांटेक्ट करेगा, या INA लोगों से करेगा. तो सब पे आप उस पे घेरा डाल दीजिए. सबका ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये लोग चेस कर रहे हैं. कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता ने अकलबंदी की बात की, उसने एडमिट करा पब्लिकली, उसको पूछा इन्होंने ने. और MJ अकबर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, कलकत्ता में रह चुके हैं, तो उनको वहां की साइकोलॉजी पता है, रिनाउंड जर्नलिस्ट है, ही नोज थिंग्स वेरी वेल, ही वाज ऑफ कोर्स मिनिस्टर आल्सो. तो उसने बोला कि ये जो जितनी जासूसी हो रही है इसका करने का एक ही रीजन था कि the government was not sure whether Bose was dead and thought if he were alive he would be in some form of communication with family in Calcutta. That's the only obvious conclusion anybody would draw. So the government, for its public claim that he was dead, actually believed he was alive, and this whole matter is in the remit of the intelligence organizations. इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड आपको देंगे नहीं वो लोग, और हमारे बंधु मीडिया में उठा के पीने की सोच चेपते रहते हैं हमारे को. अब जैसे ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में मैं सुभाष बोस का एक रोल था कि उन्होंने विमेन को पावर को बहुत अच्छे यूज किया था. और जब हम विमेन पावर की बात करते हैं, आई कैन नॉट से दिस थिंग फॉर अदर्स बाय द वे, विमेन पे जो हमारे दिमाग में आता है वो लक्ष्मी सहगल का नाम आता है. लेकिन लक्ष्मी सहगल बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द INA, दैट रोमांटिक आइडिया कि वो लेडियां फ्लूट मार रही हैं. Actually, if you ask me, somebody who was closest to Netaji and who was a women freedom fighter में, it was लीला रॉय. तो ये लीला रॉय की फोटो पार्लियामेंट में अनवेल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री. यू कैन अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट में उन्हीं की फोटो लगती है जो बहुत बड़े लोग होते हैं, खासकर जब वो कांग्रेस पार्टी के नाम. तो ये लीला रॉय की फोटो पार्लियामेंट में है, ये उनका वहां पे स्टैंडिंग है. और लीला रॉय न्यू सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द टाइम दे वर टीनेजर्स, यू कैन से दैट. ज्यादातर जो फ्रीडम फाइटर जो रेवोल्यूशनरी काम करते थे वो सारे के सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हुआ करते थे. लीला रॉय वाज एन एक्सेप्शनल केस. हर फादर वाज अ राय बहादुर, हर ग्रैंडफादर वाज अ राय बहादुर. शी वाज फर्स्ट MA इन इंग्लिश फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये फोटो उनके बुढ़ापे की है जब वो यंग एज में काफी सुंदर थी. और शी वाज अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली बट शी चोज दैट पाथ ऑफ फाइटिंग लाइक दिस एंड दे वर वेरी क्लोज. सुभाष बोस का बहुत वो था करके. और जब उनसे मिली है तो रो रो के बुरा हाल हो गया इनका. तो ये उसके चिट्ठी जब उनसे मिली है तो उसने बोला कि मेरे दोस्त को बताओ, दिलीप को बताओ मेरे बारे में, मेरे बड़े भाई को बताओ मेरे बारे में. मेरा एक और दोस्त है हिंदुस्तान जिंक का मालिक, वो आपका मिस्टर गांगुली, उसको बताया गया, उनका फ्रेंड था सुभाष बोस का पर्सनल. तो अपने पर्सनल फ्रेंड्स को और भाई को, बड़े भाई को बताया कि he told लीला रॉय कि go and tell them that I'm alive, I'm here. So ये लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल लीला रॉय ने 1963 में आफ्टर मीटिंग मम्मी पापा, he wrote to दिलीप कुमार रॉय जो नेताजी का पर्सनल फ्रेंड था.
बचपन बहुत पुराना कॉलेज के टाइम का। तो ये चिट्ठी लिख रही है बांग्ला में कि प्लीज आई एम सॉरी माई हैंड राइटिंग बिकॉज माई हैंड इज शेकिंग, बिकॉज मुझे अभी स्ट्रोक हुआ है तो मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट योर फ्रेंड। देन शी राइट्स इन इंग्लिश, ही इज अलाइव इन इंडिया। कोई फ्रेंड है तुम्हारा, वो जिंदा है और भारत में है। देन शी राइट्स अगेन, शी इज कोटिंग गुमनामी बाबा कि दैट ही रिमेंबर्स यू, एंड देन शी कोट्स हिज वर्ड्स इन इंग्लिश, इट वाज दिलीप हु ऑलवेज वांटेड टू मेक मी मिस्टेक। कि दिलीप मुझे हमेशा मिस्टेक बनाने के चक्कर में था, उसमें था। तो ये कौन, ये है सुभाष बोस की फोटो जब वो कैम्ब्रिज में थे। तो ये जो बैठे हुए हैं दिलीप कुमार रॉय, वो सुभाष बोस है, उनके साथ में सीसी देसाई है, बाद में वो आईसीएस से हमारे एम्बेसडर थे। तो ये वहाँ के बैचमेट हैं चारों पांचों जो आईसीएस का उस कैम्ब्रिज में जब इकट्ठे हुआ करते। और ये फोटो दिलीप कुमार रॉय की बात में कि वो साधु बन गए थे। तो यहाँ पे आपके, अगर आप पुणे में जाएंगे तो वहाँ एक दादाजी बोलते हैं, इनका पुणे में इनका आश्रम अभी भी है उनके। तो ही वाज सेटल्ड इन पुणे। तो ये दिलीप कुमार रॉय, ही वाज नेताजी's पर्सनल फ्रेंड एंड ही वाज अ वेरी गुड सिंगर। इनके फादर बहुत लीजेंडरी सिंगर माने जाते हैं बंगाल में, डीएल रे करके, बट ही हिमसेल्फ वाज आल्सो वेरी वेल नोन सिंगर। और एमएस सुब्बालक्ष्मी को भी उन्होंने ट्रेन किया। अगर आप गूगल पे, यूट्यूब में जाएंगे तो आपको मिलेगा एमएस सुब्बालक्ष्मी जो है वो गाने गा रही है, तो ये उनके साथ बैठे हुए, मतलब ये उन्होंने कुछ सिखाया था उनको। सो दिस इज दैट। जैसे मल्टीपल चीजें निकल के आ रही हैं। एक चीज आपको मैं बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट, ये कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लेटर को कैसे इंटरप्रिटेशन पढ़ा कैसे जाता है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का, क्योंकि आपको बनेगा ना कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको नाम नहीं पता। जैसे गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग है बंगला में, और उसमें ये लिख रहे हैं, आई गेव ऑल माई लव एंड अफेक्शन टू सुकृत आफ्टर सेजदा सेंट हिम विद हिज लॉन्ग लेटर। आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग विद सेजदा till 1 month before his demise. Fortunately he was able to destroy all those letters in time. तो इसका मतलब क्या है, ये बात लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी को ये सुकृत बोल रहा है उसका नाम है सुनील कृष्ण गुप्तो। सुनील कृष्ण गुप्तो वो आदमी है जिसने 1997 में हाई कोर्ट में केस लगाया, जिसके चक्कर में मुखर्जी कमीशन बना है। सुनील कृष्ण गुप्तो की पूरी फैमिली फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर है, पूरी लाइफ डेडिकेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। अगर आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पे वो जो बीबीडी बाग, जिसको कहते हैं ना, वो राइटर्स बिल्डिंग, जहां से हिंदुस्तान को रूल किया जाता था, आज को उसको बीबीडी बाग कहते हैं। पहले राजधानी कलकत्ता थी पूरे देश की, तो उसके पास आपको उसको बीबीडी बाग क्यों कहते हैं कि वहां मूर्ति लगी है 3 लड़कों की, बादल, बिनोय, दिनेश। तो ये दिनेश का रिलेटिव था। और इसके बारे में जो रिपोर्ट्स जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट से बोल रहे हैं, ये उस जमाने में टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है सन 57 की, कि Sunil Krishna Gupta is well educated, possesses considerable cultural attainments and is intimately known to the Bose family. All the members of the Sunil family, including 2 grown-up sisters, were associated with the political movement in the Far East, sponsored by Subhash Chandra Bose. तो ये वो लोग जिनका बहुत क्लोज कनेक्शन सुभाष बोस के साथ था और जिन्होंने अपनी लाइफ कंट्री को दे दी। और इसने सुनील गुप्ता ने क्या स्टेटमेंट दिया मुखर्जी के सामने कि सेजदा बोलते हैं बंगला में मंझले भैया से बीच वाला, कि नेताजी का जो सेजदा था उसने मुझे बोला कि मेरा भाई है, जाओ के मिलो उससे। तो ये सेजदा नेताजी का सुरेश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का बीच का बड़ा भाई, और इसने सुनील गुप्ता को भेजा। आई कॉल सुनील गुप्ता सुनील मामा बिकॉज आई न्यू हिम वेरी वेल, ही डाइड इन 2010 एंड ये तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद जो ये जिस चक्कर में लोगों ने मुझे एजेंट डिक्लेयर कर दिया आरएसएस का, वही है कि गुरु गोलवालकर जी की चिट्ठियां वहां से मिली हैं, वो करस्पॉन्डेंस में था, और ये मैंने वेरीफाई की है, क्रॉस चेक करी है। कोई अगर डिस्प्यूट करेगा तो मैं चैलेंज दिखा दूंगा आपको कि गलत नहीं है। और ये चिट्ठी से देख करके साफ लग रहा है कि मादर गोलवालकर जी, गुरु जी चिट्ठी जो लिख रहे हैं उनको, इट इज बीइंग रिटन टू अ पर्सन हु ही थिंक्स इज मच हायर देन हिम इन स्टैचर। सेवा में शतश प्रणाम। ऐसी कौन सी चीज आगे भी मम्मी बाबा कि जिस आदमी ने आरएसएस को ये फोर्स बनाया, जिसकी वजह से मोदी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, जिसके प्रेज में मोदी की किताबें लिखते हैं, वो आदमी गुमनामी बाबा के पार पड़ रहा है लिटरली। बता, सेवा में शतश प्रणाम, ही इज लिटरली टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हिम कि जो आपने मुझे काम दिया था ये हो, ऐसे कुछ करके रिस्पेक्टफुली लिखा हुआ है। और ये चिट्ठी उस जमाने की है जब गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, वो ही डाइड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स। इनफैक्ट इसके ये जो ऊपर जो वर्ड लिखा है डॉक्टर हेडगेवार, ये गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग है। इसके पीछे वो गोलवालकर जी की जन्म पत्री में कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, एंड ही डाइड, एंड व्हेन ही डाइड गुमनामी बाबा कमेंटेड अबाउट हिम कि नो वन विल एवर नो और अंडरस्टैंड व्हाट अ लॉस इट हैज बीन फॉर मी, कि जो मैं मातृभूमि की जो सेवा कर रहा हूं उसमें ये मेरा बड़ा सपोर्ट। एंड ही हैज मेड इनॉर्मस स्टेटमेंट्स अबाउट आरएसएस बीइंग वेरी, ही इज बीइंग इन कांटेक्ट विद संघ परिवार, एंड अलग-अलग बातें आ रही हैं। तो ये अब ये कि इतना, अब एक बड़ी कमाल की बात हुई कि मुझे कई लोग मिले बीजेपी के संघ के, कह रहे हमने तो कभी सुना नहीं, हमको तो पता ही नहीं इस बात के बारे में। मैंने कहा यार सुदर्शन जी 50 का स्टेटमेंट दी है, बस एक नॉट अ सिंगल पर्सन आई नो इन नॉट अवेयर दैट सुदर्शन जी पब्लिकली स्टेटेड गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? इतना पर्दा पड़ गया गांधी भक्ति का आपकी आंखों में।
फिर मुझे वो निकालने पड़े। अगर आपको याद नहीं है कि सुदर्शन जी ने बोला था तो मैंने कहा मैं आपको बाइट दिखा देता हूं। भारत में अयोध्या के आसपास बिजनौर इत्यादि क्षेत्र के अंदर वो गुलनारे बाबा के नाते से रहे, तो कोई नहीं देख सकता था उनको। आपने चलाया नहीं तो मैं उसमें नेताजी बहुत साफ बोला, तो कोई बोलेगा जी आपने नाम नहीं दिया, तो नाम भी है, तो पूरी भाई मैंने बाइट निकाली है। और उसके बाद 1954 में भारत आ गए और भारत, तो ये दिस इज ही सेज वेरी क्लियरली, पूरा कमेंट है, आपको मिल जाएगा। मतलब मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कई लोगों ने मुझे कहा जी हमें तो पता नहीं, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। पब्लिकली बोला 50 रुपए का। वो कोई कहता जी वो तो बुढ़ापे में सुदर्शन जी तो ठीक नहीं थे। मैंने भैया ये बुढ़ापे की बात नहीं थी, ये जब वो संघ संचालक तभी की बात है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं है ठीक है, गलत होगा ठोक लगा, लेकिन कहा था उन्होंने, कई बार बोला है। मुखर्जी कमीशन 2001 में जस्टिस मुखर्जी वहां पे पहुंचे, उन्होंने ये अपना जो उनको समझ में उन्होंने इंक्वायरी करी और उन्होंने ये बोला कि आई विटनेस अकाउंट जो है वो तो ठीक है। तो जो उनका असेसमेंट था कि आई विटनेस अकाउंट तो क्लियर है कि वो आदमी सुभाष बोस हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये गुमनामी बाबा थ्योरी में क्लिंचिंग एविडेंस हम नहीं मान सकते, इसलिए वो सुभाष बोस नहीं हो सकते। तो क्लिंचिंग एविडेंस का मतलब ये है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, इसकी लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। और वो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि सरकारी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई थी हैंडराइटिंग की और डीएनए की कि वो मैच नहीं करे। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, बात को लोग सुबह शाम डंडा पीटते हैं कि साहब वो तो कहानियां सुना रहे हैं कि नेताजी थे लेकिन वो तो डीएनए मैच ही नहीं हुआ था। अब मीडिया में चक्कर वो ये एक सिंगल बाइट अगर आपने बोल दी और आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, खासकर अगर अंग्रेजी एक्सेंट होता है तो लोग आपको समझते हैं कि ठीक ही बोल रहा होगा। तो प्रॉब्लम है अब इतना समय समझाने का नहीं है, दिखा तो क्या रिपोर्ट इन्होंने करी थी। देखिए ऐसा होता है कि फिर एक नया मोड़ आया जिसको लोग भूल गए कि 2010 में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी रिपोर्ट देने के 4-5 साल बाद गलती से किसी से बात कर रहे थे जो उनका बड़ा था और गलती से उनका रिकॉर्ड हो गया इंटरव्यू। तो उसका एक पोर्शन जो बाद में मीडिया में दिखाया गया और उन्होंने ये बोला कि मैं 100% कन्विंस हूं कि वही आदमी सुभाष बोस थे, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया उसको। तो ये बात आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई और आदमी बोलता तो क्या देश में होता। तो ये उसका एक बाइट आपको दिखा रहा हूं। In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, caught this shocking confession on camera. Believe me, আমার যদি personally বলেন এটা কিন্তু not we quoted বলবেন না কাউকে। I am 100% sure that উনি The problem is that okay, he's saying that now this comes to the DNA part. Forensic report in Times of India, the DNA of Gumnami Baba, there was some teeth were found there and did not match. So how can we be so unscientific? I mean, what an idiot I am that there's a DNA report saying that this man is not Subhash Bose, and still हम इस स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं। 2 डीएनए टेस्ट हुए थे, CADFD हैदराबाद, दांत 5-7 दिए उनको, वहां 7-8 दांत मिले थे, अजम्पशन थी कि दांत उन्हीं के हैं। सबूत कोई नहीं है, अजम्पशन था, चलो ठीक है मान लो उन्हीं के थे, मेरा मानना उन्हीं के थे, प्रूफ नहीं है बाद में कोई इसका कि दांत उन्हीं के थे। तो दांत को भेजे उन्होंने CDFD हैदराबाद में, तो वहां पे टेस्ट किया तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट इज इनकंक्लूसिव बिकॉज वो दांत में से हम लोगों ने कुछ निकाला 2 दांतों में से डीएनए, लेकिन वो सफिशिएंट डीएनए नहीं निकला। तो क्वेश्चन है कि अगर 2 है तो बाकी दांत यूज कर ले भैया। रिपोर्ट इनकंक्लूसिव। मैंने ये रिपोर्ट दिखाई एक्सपर्ट को, डीएनए के महर्षि डॉक्टर महर्षि कृष्णा देव, ये स्टैनफोर्ड में है, कैलिफोर्निया में डीएनए एक्सपर्ट है। तो ही सेड कि दिस इज जोक, was tightly politically conjugated to truncate his normal inference. He said he's not done properly, this is not a proper report. In fact, ये जो रिपोर्ट जिसने एक्सपर्ट ने दी थी उसका नाम आरुषि तलवार केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में आ रहा है कि इस आदमी ने रिपोर्टें पहले भी चेंज करी हैं। ठीक है जी, उसका रिकॉर्ड है, ये इलाहाबाद कोर्ट ऑर्डर कोर्ट किया उसमें भी नाम है। तो पहले तो एनीवे ये फिर बाद में ये जो बचे 4-5 दांत थे, मैंने कहा 7 के आसपास दांत थे, 2 को इन्होंने कंज्यूम कर लिया, बाकी दांतों को उन्होंने CFSL कैलकाटा को भेज दिया, वहां पे टेस्टिंग हुई और CFSL में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उसी को सब लोग साइड करते हैं कि साहब देखो डीएनए टेस्ट किया था, CFSL कैलकाटा ने वो मैच कर गया। इसके अंदर एक बड़ी सी डायमेंशन है, वो डायमेंशन ये है कि मैं भी पत्रकारिता में रह चुका हूं, शायद और भी पत्रकार कुछ होंगे यहाँ पे अगर बाई चांस इतना घंटे को बैठा तो। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, रिपोर्टें जो बनती हैं ये लोगों को मालूम चल जाता है, इंडिकेशन से आपको मालूम था कि 370 में कुछ होगा तो इंडिकेशन मिल जाते हैं, लेकिन ये बात आपको तब मालूम होगी जब रिपोर्ट लिखी जा चुकी है या वो एक्शन पूरा हो चुका है। जो चीज हुई नहीं हो उसको आप पहले नहीं बोल सकते। जैसे कि जून 2004 की रिपोर्ट है जो CFSL कैलकाटा की कि वो दांत मैच नहीं करें, लेकिन ये रिपोर्ट लिखने के 6 महीने पहले जब ये रिपोर्ट टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, एक कलकत्ता में अखबार है आनंद बाजार पत्रिका, कांग्रेसी का अखबार है,
सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है वहां का। वो तो मोदी जी ने जो टीम आके बोला था ना कि तुम लोग मेरी बायस रिपोर्ट करते हो, वही एबीपी वाले हैं ये लोग। तो ये कांग्रेस के अखबार में ये घटना के 6 महीने पहले एक खबर छपती है कि साहब डीएनए तो उसका मैच हुआ नहीं, वो सुभाष बोस नहीं था। मेरा प्रॉब्लम उसमें सिर्फ इतना हो रहा है कि जो चीज जो रिपोर्ट साइंटिफिक है, जो टेस्टिंग 2004 में साइन हुए कंप्लीट हुई है, ये 6 महीने पहले तुम्हें कैसे मालूम चल गया? उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि ये जो रिपोर्टर है ये कोई बड़ा आध्यात्मिक पुरुष है कोई, क्योंकि उसको पता नहीं चल गया कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है जी। दूसरी चीज जो मुझे बड़ा फैसिनेशन है, टाइम मशीन का। टाइम ट्रेवल भी होता है, वो कहते हैं ना वो टाइम के पीछे चला गया, कोई आगे चला गया। तो या तो ये टाइम मशीन में आगे चला गया, इसने देख लिया। तीसरा कि भैया घपलेबाजी हुई है। अब आप चूज करो कि इसमें कौन सी बात सच है, बिकॉज साइंटिफिकली यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि इनको पहले कैसे मालूम चला, क्योंकि मुखर्जी कमीशन ने इनको प्रेस काउंसिल में कंप्लेन करी कि जो डीएनए टेस्ट सीक्रेट था, इन्हें कैसे मालूम चला कि ये फाइंडिंग हुई। तो इसके वकील ने जाकर के काउंसिल के सामने बोला है कि हमको स्कूप मिला है। तो भैया स्कूप तुझे तब मिलेगा जब वो रिपोर्ट रेडी होगी, तुझे पहले कैसे मालूम चल गया ये बता। कोई भी आदमी इसको रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया नहीं करेगा डिस्कस। कलकत्ता में कोई मीडिया मेरी कमेंट को कोट नहीं करेगा, क्योंकि या तो आपने नौकरी करनी है एबीपी में या नौकरी करना चाहते हो। Nobody is going to report this news. सुबह शाम कोट कर रहे हैं कि साहब वो तो डीएनए टेस्ट आया था। अरे धांधलेबाजी हुई डीएनए टेस्ट के अंदर। जब एक अगर आप में से कोई डीएनए को जानता हो, जब आप डीएनए टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। मशीन के अंदर कुछ डालते हैं सैंपल और एक चार्ट निकल के आता है, उसका नाम, मतलब मैं अपनी लेमन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मुझे साइंटिस्ट वगैरह ने बताया था। जो मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र भी तो लैब में काम करते हैं, हमें भी तो पता है ना लैबों में क्या होता है। तो उसने पता कि चार्ट जाता है और चार्ट निकल के उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफेरोग्राम। उस इलेक्ट्रोफेरोग्राम की रीडिंग पे डीएनए रिपोर्ट बनती है। इसका इन्होंने रिपोर्ट का चार्ट ही गायब करा हुआ है। तो हमने कहा जी वो रिपोर्ट का चार्ट तो दो। अब हमने आरटीआई डाली, अभी की खबर है। हमको जो मालूम चला कि उन्होंने चार्ट गायब कर दिया, इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है उसमें, ये रिपोर्ट तो दे दी लेकिन चार्ट नहीं दिया। तो हमने उनको आरटीआई में पूछा कि भैया इसका चार्ट कहाँ लोगों के पास में। अब अगर आप ये साबित कर चुके हैं डीएनए की रिपोर्ट में कि गुमनामी बाबा वाज नॉट नेता, दैट मींस दैट टॉम डिक एंड हैरी, देन व्हाई डू यू बॉदर अबाउट हिम। बट उन्होंने हमको साफ मना कर दिया कि हम आपको चार्ट नहीं देंगे। जब चार्ट मुझे मिल जाएगा, इसको चार्ट को लो अमेरिका की टेस्टिंग पे। अमेरिका से क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूं अभी। हैंडराइटिंग इज ऑल्सो ऑफ कोर्स आपके कोर्ट कचहरी में सब चलती है, इट्स वेरी पावरफुल एविडेंस। हैंडराइटिंग जब दी जाती है रिपोर्ट, तो आपको जो एक्सपर्ट है वो आपको रीजनिंग देता है कि मैं क्यों मानता हूं कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है। तो 3 रिपोर्टें थी। एक रिपोर्ट 2 सरकारी एक्सपर्ट और एक प्राइवेट एक्सपर्ट। तो सरकारी रिपोर्ट जो शिमला की रिपोर्ट है, जो होम मिनिस्ट्री की, इसने मतलब छोटी सी रिपोर्ट है, इसमें एक पन्ने में थोड़ा सा, मतलब आधा पन्ने में उसने कुछ ये 24-25 डिफरेंस दिखा रखे हैं। बिल्कुल एक पन्ने की बात है, आधा पन्ना भी नहीं होगा, कि देखो उसका ए नहीं मिल रहा, उसका बी नहीं मिल रहा, तो ये गुमनामी बाबा हैंडराइटिंग सुभाष बोस से नहीं मिलती। जो रिपोर्ट आपकी जो लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, जो एफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट, उसके अंदर वो डॉक्टर मंडल ने बिना रीजन बताया रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो मैच नहीं करता, कोई रीजन नहीं दिया, सिर्फ एक सिंगल पन्ने में रिजेक्ट कर दिया। जो प्राइवेट एक्सपर्ट थे मिस्टर बीलाल कपूर जी, Lifetime Achievement Award in Forensic Sciences, 86-7 in Science Congress. Before retirement, he was the government chief examiner of question documents, India's #1 handling expert, इन सबका बॉस, फादर, गुरु। उसने दी रिपोर्ट बांग्ला की अलग मोटी बना के, इंग्लिश की अलग, और 460 फोटोएं लगा के दी कि अल्फाबेट ए इंग्लिश में, अल्फाबेट बांग्ला में, गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस इज सेम पर्सन। डिटेल में समझा के दे, ऐसे रिपोर्टें दी जाती हैं। और उन्होंने कहा भी था, मुझे बताया था उन्होंने, कि 40 साल की जिंदगी एज ए एक्सपर्ट बर्बाद है कि आदमी कोई और निकल जाए। तो While the two government-appointed experts said the handwriting samples did not match, an independent handwriting expert appointed by a leading English daily surprised everyone with his findings. That these two writing coincidentally cannot match with each other until they belong to the same person. So I will again say that
they belong to one and the same person, and this, according to me as an expert, this is a very important evidence and cannot be ignored. This was before commission. हमने तो ये लाल साहब ने बताया मुझे, दिखाया, मतलब he explained it to me also because I had got him for the first time for Hindustan Times and he was independently hired by the Mukherjee Commission also. वो कह रहा इतनी जबरदस्त सिमिलरिटी है कि 30-30 साल का डिफरेंस के बावजूद, जैसे ये नेताजी का हैंडराइटिंग सैंपल है, केयर डाया भाई, ये सरदार पटेल के लगे का नाम लिखा मेरे से, और ये केयर संतोष, ये गुमनामी बाबा का हैंडराइटिंग सैंपल है। इतना कॉमन। उन्होंने और बातें बताई, उन्होंने बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया उन्होंने, ये ऊपर जो है वो सुभाष बोस की हैंडराइटिंग का सैंपल है नेशनल आर्काइव से, कि जब भी नेताजी कोई 1936 का ये बात का है, 70s का होगा मुझे पता नहीं, उसमें वो लिखा कि जब भी नेताजी को इंसर्ट मार्क करते थे तो आप देखिए वो पिक्यूलर मार्क कैरेट का मारते हैं। उसने कहा ये आदमी भी एग्जैक्टली वही सेम मार्क मारा। तो ऐसे वो एक्सपर्ट पकड़ते हैं कि आपकी अगर आदमी बुढ़ा हो जाए, कई बार हैंडराइटिंग चेक करेंगे तो हैंडराइटिंग बिल्कुल मैच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये आदमी की उम्र है 85 साल, वो है आपका 30 साल का, तो हाथ शेक कर रहा है। फिर आपको काउंट करना पड़ेगा कि हैंडराइटिंग उम्र के साथ आपका हाथ हिलेगा, लेकिन 18 साल के बाद आपकी हैंडराइटिंग कभी चेंज नहीं होगी अनलेस अनटिल आपका कोई तगड़ी चोट दिमाग में लगी हो, एक्सीडेंट ना हो। हाँ, आपका हाथ शेक करेगा, आपका हाथ हिलेगा, हैंडराइटिंग वेरिएट करेगी आपकी, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उसको पकड़ लेते हैं। तो ये उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। हम लोगों ने रिसेंटली जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहां जाके फिर हमने कहा कि ये लोग मान नहीं रहे, तो इसको फिर से टेस्टिंग, क्योंकि डीएनए हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास में सैंपल नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग के सैंपल हमारे पास में थे। तो वहां जाके मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की, तो दीपक निजावन जी कंटकी में है और अभिषेक मैरीलैंड में, उनको बोला यार कुछ एक्सपर्ट ढूंढो अमेरिकन कोई, तो किसी इंडिपेंडेंट आदमी को पकड़ाते हैं जिसको किसका पता नहीं है। तो हमने कर्ट बैगेट, वहां पे लीडिंग एक्सपर्ट है हैंडराइटिंग के, तो कर्ट को दिया। मैं पिक्चर में नहीं था, ही डज नॉट नो, ही वाज नॉट इवन टोल्ड व्हाट दिस केस इज ऑल अबाउट। देयर वर 2 सैंपल्स, वन फ्रॉम गुमनामी बाबा, वन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। Kurt has given a detailed report, 49 pages. This is a sample of Gumnaami Baba's handwriting, and he has given us a detailed report. जैसे ये जो ये गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग है, इसमें क्या लिखा हुआ? He has no rancor for Bapu. This is Gumnaami Baba talking about himself. He, that means me, he has no rancor for Bapu, though Bapu Congress thought otherwise. Your dead man has no rancor because Bapu at last turned bold-faced, and he preached fighting for freedom and honor. And because hearing and becoming stimulated and emboldened by the radio exhaustions of your dead man, वो नेताजी रेडियो के लेक्चर दिए थे बर्लिन से जाकर के, he softly opposed partition and during the last fateful meeting he wept like a child before them. So he's just making some snide comment about the Congress Working Committee and all that. So ये sample handwriting का हमने उसको दिया, तो कर्ट को कुछ नहीं पता। कर्ट बैगेट is not aware, he lives in Texas, he is not aware about this thing, हमें पता भी नहीं कौन है। तो ये उसने सारा डिटेल में समझा के अपनी रिपोर्ट में उसने बोला कि he is the same person, I am willing to testify before a court of law. As far as I am concerned, he's this man and this sample be same. Then he has since then both joining us this evening. But first, I want to go across to Kurt Baggett. Kurt Baggett, the handwriting expert, joining us from Texas. Kurt, this is Anand here. I hope you can hear us and hear me clearly. Thank you. I can hear you clearly. Yes. Thank you for joining us live. You were sent. You were sent 2 sets of questions, 2 sets of handwritings. Q1 and Q2. Yes. Did you know that one of them belonged to Netaji Subhash Chandra Bose? I did not know anything about the handwriting. How long did you take to analyze? No, I did not. How long did you take to analyze the handwriting? Oh, it took me several days. I didn't record my timing, but it's been about a week on it off and on. I do about 25 cases a month, so I worked on it and worked on it some more, and it took me several days to come to a conclusion. And do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same, of the same person? Yes. Yes. I have 3 opinions. My opinion is yes, no, or I don't know. If I form an opinion that I feel like I could go to court and prove it, which is what I do most of the time. I go to court regularly to tell the courts my opinion, and so my opinion is that the same person. Now, since then we have another expert, Ashok Kashyap, again a very seasoned man. उसके पिताजी भी उनके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे, बहुत एक्सपीरियंस वाले आदमी है, और अशोक कश्यप जी को भी अपने सेम सैंपल दिखाया, उन्होंने भी डिटेल रिपोर्ट हमको पढ़ा दी है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट में वो डिटेल नहीं है, वो ऐसे ही पन्ने में लिख देती, मैच नहीं करता, वो डिटेल में चार्ट बना के। तो ये भी कश्यप साहब ने भी हमको रिपोर्ट दी थी, उनका भी बाइट इस पे आ गया था। तो Ashok Kashyap,
Who is Ashok? So he is also testified he is the same Ashok person and he's Kashyap come on is from a television. family of forensic experts who have been in this business since 1935. Top handwriting expert in examining fingerprints. So And Kusori sir, all the private experts, वो सारों को तो मैच नजर आ रहा है, सरकारी को नजर नहीं आ रहा, वो रिपोर्टें भी वो दो पन्ने की। तो मेरा मानना है कि अगर वो डीएनए के वो डेक्टोफेरोग्राम निकल जाता है, आप उसकी टेस्टिंग करवा लो किसी फॉरेन की इंडिपेंडेंट लैब से जहां देसी आदमी नहीं होना चाहिए, बस ये गलत क्वेश्चन है ना। पता नहीं कितने कांग्रेस के बच्चे वहां बैठे हैं ग्रीन कार्ड लेकर के, वो रिपोर्ट ही चेंज कर देगा, कहता है मेरा चाचा फंसेगा इसमें, इसको रिपोर्ट चेंज करो। तो ये चक्कर है कि इसको ये नहीं होगा। तो आप ये यहाँ पे आप जो मैं आपको यहाँ लाके छोड़ दूंगा, बिकॉज ये कहानी बहुत लंबी खिंच जाएगी, वो मुझे नाराज हो रहे हैं मुझसे वो लोग। जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था कि ये भारत सरकार का व्यू है नेताजी की डेथ के बारे में, कि बेसिकली स्टोरी नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश बिकॉज इट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन फेवर ऑफ इट, और वो है। तो हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास में सर्कमस्टेंशियल भी है, ओरल एविडेंस भी है। अगर आप कहते हैं कि साहब वो थे तो हमारे पास भी एविडेंस अकाउंट है। Why should somebody like Sunil Gupta tell a lie? Why would Pavitra Mohan Roy be fooled by somebody like Baba or Leela Roy for that matter, who knew Subhash Bose pretty well right from the time they were teenagers, and then so many things. So we not only do we have all this, we also have the direct forensic evidence. You don't have any post-mortem report, no DNA. You are not willing to do the DNA testing and all that. So मेरा मानना है कि हमारा जो evidence है, the story of Gumnami Baba is more powerful than the government thing. आपने सारे केस को हाईजैक कर रखा है सिर्फ एक लाइन पे कि अगर वो नेताजी से निकल के क्यों नहीं आए। और वो ऐसा इशू है कि वो समझाने के लिए आपको घंटे का लेक्चर ना पड़ेगा, वो किताब पढ़िए, आपको समझ में आए कि वो बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। बट दिस इज हाउ आई वुड सम अप द केस, वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। भारत भाग्य जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर